ठीक है भाई। मेरा माइक कहाँ गया यार, ये ऐसे कुछ गुम हो गया। ठीक चल रहा है अभी काम? अच्छा, आज से क्या अभी से हम एक चीज़ शुरू कर रहे हैं बेटा। वो शुरू कर रहे हैं हम, क्या शुरू कर रहे हैं? पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ी है मुझसे पॉलिटी? कितने लोगों ने पढ़ी है? सब ने पढ़ी है? आपने नहीं पढ़ी है? आपने तो पढ़ी है मुझसे पहले पॉलिटी। आपने पढ़ी है पॉलिटी मुझसे सिंगरा जी? आपने पढ़ी है पहले मुझसे पॉलिटी? नहीं पढ़ी है? अच्छा कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल, जिसको बोलते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग से। जिसने कभी भी नहीं पढ़ा ना, मैं हर बार आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से करूँगा। 0 to हम उस लेवल तक पहुँचेंगे जिससे आपके सारे ही एग्ज़ाम आपके उसमें आपकी पॉलिटी की कमांड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो पॉलिटी अगर आपने मुझसे पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कारण क्या है बेटा? क्योंकि हम कैसे कर रहे हैं? ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो आरती की बहन भारती जी, मुझे बेटा ये बताइए, आप ये बताइए कि आप राजनीति से बेटा क्या समझते हैं? पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजनीति बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि आप बेटा राजनीति से क्या समझते हैं? राजनीति क्या होती है पता है आपको? शासन करने के नियम को राजनीति कहते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप किताबों से बताइए, जहां मर्जी से आप बताइए। निशु जी बेटा शाबाश, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके दिमाग में है बता दीजिए। गलत है कोई बात नहीं, यहाँ पर किसी को किसी भी तरह की फांसी नहीं होगी बेटा। बेटा राजनीति क्या है आपके अकॉर्डिंग? राजनीति क्या होती है पता है आपको? नो आइडिया। कोई बात नहीं, आ जाइए, आज हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ेंगे कि आखिर राजनीति होती क्या है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति बेटा क्या होती है? शासन करने का जो नियम होता है। आज जिस नियम से हम शासन कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री बन रहा है, आज राष्ट्रपति बन रहा है, आज उपराष्ट्रपति बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, ये सब क्या है? ये राजनीति ही तो है। यानी कि कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि राज करने का जो एक तरीका है ना, देश को चलाने का जो एक तरीका है ना, अभी लिखो मत, देश को चलाने का जो एक तरीका है ना, इसी तरीके को हम एक नाम से जानते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? राजनीति। क्या होती है राजनीति? देश को चलाने का एक तरीका है बेटा, जिसमें कि हमारे 3 लोग मेन होते हैं। जिसमें हमारे 3 लोग मेन होते हैं। नंबर 1 है हमारा बेटा कौन? जनता। और नंबर 2 हमारा बेटा कौन सा है? नंबर 2 हमारा है नेता। और नंबर 3 हमारा है सरकार। इस राजनीति में इन 3 लोगों की ही मेन भूमिका होती है। नंबर 1 जनता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 सरकार। जनता हम लोग हैं जिसका पागल बनाया जा रहा है, ठीक है जी। और जनता किसको बनाएगी बेटा? नेता को बनाएगी। और नेता क्या चलाएगा? सरकार चलाएगा। यही नेता सरकार चलाएगा। 3-4 साल बाद आपके पास आएगा, हाँ जी वोट दो। पहले तो झुक के आएगा आराम से, जैसे ही नेता बन गया फिर आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि ये राजनीति है बेटा। और ये जो राजनीति है, हमारी जो बेटा राजनीति है, आप विश्वास नहीं करोगे, ये संविधान के अनुसार ही चलती है। किसके अनुसार चलती है? हमारी जो राजनीति है बेटा, हमारी राजनीति संविधान के अनुसार ही चलती है। किसके अनुसार चलती है? संविधान के अनुसार। यानी कि संविधान से ये शुरू होती है और संविधान पर ये खत्म होती है। अब कुछ लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर राजनीति संविधान के प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राजनीति है,
और ये सब संविधान के अनुसार चल रहा है। ध्यान से सुनना है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ बेटा, बिगिनर के लिए तो बेस्ट है कि भाई ये संविधान के अनुसार चल रही है। तो ये संविधान क्या है जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है? राजनीति है, और राजनीति संविधान के अनुसार चल रही है। तो फिर ये संविधान क्या हो सकता है? अगर बेटा राजनीति शासन करने का एक नियम है, एक बात को समझिए, अगर राजनीति शासन करने का एक बेटा नियम है, तो बेटा ये जो हमारा संविधान है ना, ये जो हमारा संविधान है, ये इन्हीं नियमों और कानूनों का एक समूह है। संविधान क्या है? इन्हीं नियमों और कानूनों का एक समूह है जिसके द्वारा आज हम अपने देश को चला रहे हैं, जिसके द्वारा आज इतना बड़ा देश चल रहा है। बेटा हमारे देश की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, और चाइना को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। इस बात में पता है आपको, चाइना हमसे आगे था, लेकिन हमारे भारत के लोग बोलते हैं हम नहीं रुकेंगे, और जनसंख्या में कहाँ चला गया? चाइना से भी आगे चला गया, समझ रहे हो? और बेरोजगारी में नंबर 1, समझ रहे हो? तो इतने बड़े देश को सोच लो यार, अगर हम परिवार में हमसे परिवार नहीं संभाला जाता, और एक संविधान है, एक संविधान है जिसने पूरे देश को संभाल रखा है, जिसने पूरे देश को चला रखा है। सोच के देखो बेटा आप लोग, एक संविधान है जिसके द्वारा पूरा देश चल रहा है। तो सोचो आप लोग यार, आज से नहीं चल रहा है, पिछले 70 सालों से चल रहा है। पूरी मैनेजमेंट हो रही है, आपको स्कूल आना पड़ रहा है, स्कूल से वापस जाना पड़ रहा है, आपको नौकरी करने के लिए पढ़ना पड़ रहा है, शिक्षा लेनी पड़ रही है। ये चीज़ें कहाँ बताई गई है? ये चीज़ें कहाँ बताई गई है? ये चीज़ें बेटा संविधान में ही तो बताई गई है। तो एक दिमाग आपका अब घूमना ये चाहिए कि आखिर ये संविधान यार ये बनाया किसने होगा? किसने बनाया बेटा संविधान? हाँ जी विशाखा जी, बेटा किसने बनाया संविधान? लोगों ने बनाया है। और हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग बेटा किसने बनाया है? कौन है इसको निर्माण करने वाला व्यक्ति? क्या है उसका नाम? विधानसभा, संविधान सभा। अरे आरती की बहन भारती, किसने बनाया बेटा संविधान? वेरी गुड। देखो बहुत सारे ढक्कन क्या है, बहुत सारे ढक्कनों की मैं बात बताऊं आपको। बहुत सारे ढक्कन बोलते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया। अरे एक बात बताओ मुझे आप लोग, एक हाथ से कभी ताली बजती बेटा? इस संविधान को बनाने के लिए, जिस संविधान से पूरा देश चल रहा है, क्या वो एक व्यक्ति ने बनाया है? नहीं बेटा, संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। मैं आपको जड़ बता रहा हूँ, जड़। और मैं ये भी आपको गारंटी देता हूँ, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। UPSC की तैयारी कर लो आप लोग, ये जड़ है बेटा, ये जड़ है, प्योर जड़ है ये। इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप YouTube छान मार लो, सच बता रहा हूँ मैं आपको, हकीकत है ये, ठीक है? और ये इतनी स्टोरी छानबीन करने के लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है? सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ था मैं? हाँ जी, हाँ, संविधान ये किसने बनाया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अकेले बेटा संविधान नहीं बनाया है। उन्होंने संविधान के लिए काम किया है, मानते हैं, काम उन्होंने किया है बखूबी, उन्होंने बहुत काम किया है। वो हर सभा में बैठे, लड़े, अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन वो अकेले नहीं थे बेटा। इसी वजह से उनको संविधान का पिता बोलते हैं, क्योंकि उनको लड़े थे। वो निर्माण उन्होंने नहीं किया था बेटा, उन्होंने योगदान दिया था। संविधान हमारा बनाया था बेटा संविधान सभा ने। किसने बनाया था? संविधान हमारा किसने बनाया था बेटा? संविधान हमारा बनाया था संविधान सभा ने। किसने बनाया बेटा? संविधान सभा ने। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा देश, देखो अगर आप सच मायने में पढ़ने वाले बच्चे तो आपका दिमाग चलना चाहिए क्लास में। आप सोच रहे होंगे यार इतना बड़ा संविधान है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पेपर में सवाल आते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। लिखित का मतलब होता है हर चीज़ लिखित में। आप FIR लिखवाने चले गए, कहते कि मेरे घर में जी चोरी हो गई, और जी वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं जी, लिख के दे दो चोरी हुई मेरे घर में।
आपकी रिपोर्ट वो सुनेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? हाँ जी, किस टाइम हुई, उस टाइम कितने बजे थे, क्या समय था। कभी आपने की FIR? अरे कहाँ की बेटा, अभी कहाँ हुआ टाइम, होगी, ज़रूर होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ आपने बेटा और देखी होगी, स्कूल जाते आप लोग, कहते छुट्टी चाहिए, कहते ढक्कन एप्लीकेशन लिख ले, छुट्टी तभी मिलेगी। फिर आप एप्लीकेशन लिखते थे, फिर आपको छुट्टी मिलती थी। क्यों? लिखित रूप में। हर चीज़ बेटा हमारे देश में लिखित रूप में है। ऐसा इतनी लिखित रूप में कहीं भी नहीं थी हमारे देश में, तो इसलिए हमारे देश का संविधान क्या लिखित संविधान है। और दुनिया का क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान है बेटा हमारे देश का। समझे या नहीं समझे? बताइए जी। अब इस संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अब ये संविधान सभा क्या होती है बेटा? एक बात को समझो यार आप लोग, हमारे गांव में छोटे लेवल पर होती है ग्राम सभा, जिसमें गांव के लोग बैठते हैं, फिर मीटिंग करते हैं कि हमारे गांव में ये कमी है, MLA के पास जाओ, ये काम करो और ऐसा करो। तो उसी तरह से बेटा बड़े लेवल पर एक सभा बनाई गई थी, जिसमें लगभग 389 मेंबर थे, यानी कि 400 के करीब लोग थे। और आप लोग बोलते अकेले BR अम्बेडकर ने किया है, 400 के करीब लोग थे बेटा। और उन 400 के करीब लोगों ने मिलकर जो है हमारे देश का क्या बनाया है? संविधान बनाया है। लेकिन एक बात बताओ यार, आखिर हमें संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी यार? हमारा देश इससे पहले भी तो चल रहा था ना बढ़िया। आखिर हमारे देश को क्या ज़रूरत पड़ी कि संविधान भी हमारे देश में होना चाहिए? ऐसी ज़रूरत तो हमारे देश को पड़नी नहीं चाहिए। या फिर क्या ये संविधान बनाने का प्लान एकदम से आप लोगों के मन में आया? आप लोग क्या, जो लोग थे उस टाइम, उनके मन में आया? अब एकदम से तो कुछ नहीं होता है। मान लो अब आपने किसी के साथ लड़ना है, अब भारती ने किसी के साथ लड़ना है, तो भारती एकदम से थोड़ी उसको पटाखा मारेगी। पहले तो मुंह से बोले उसको 3-4 दिन तक, 5 दिन तक, मानिंद्र रावत कभी इसको गालियां दे रही है, कभी इसके घर में चुगलियां कर रही है। जब इसको गुस्सा आएगा एकदम से जड़ देगी, देखी जाएगी आज, बेशक पीछे ठोक देगी, समझ रहे? तो कहने का मतलब क्या है कि संविधान का भी बेटा ऐसे ही है, एकदम से नहीं बना है। इसको बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तब जाकर आपके देश का संविधान बना है। तब जाकर आपके देश का संविधान बना है। समझा नहीं समझे? बताइए। तो इसको बनने के पीछे क्या घटनाएं हुई थी? इसको बनने के पीछे क्या घटनाएं हुई थी, क्या क्या कहानियां रही थी? आज हम उन कहानियों को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे बेटा। आप लोग मेरे साथ ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए? जो मैं बता रहा हूँ अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आपका जो भी मटेरियल है, या फिर क्लास के एंड में आपको लिखवा दूंगा, ठीक है? सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, पहले आप समझिए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक क्लास है। इससे बेसिक और कुछ हो ही नहीं सकता, समझ लो। किताबों में अंदर घुसने से पहले बाहर की कड़ियाँ जान लो। ये चल रहा है? हाँ जी। अच्छा सुनो मेरी बात। अब हम उस कहानी को शुरू करते हैं बेटा, जिसने कि हमारे संविधान को बनाने को मजबूर किया, हमारा संविधान बनाने पर मजबूर किया। वो कहानी क्या रही? तो मेरे प्यारे बच्चों, 16वीं शताब्दी का अंत था, यानी कि 1599 ईस्वी की बात है। कब की बात है बेटा? कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 16वीं शताब्दी का अंत था और 1599, बेटा यहाँ ध्यान दे, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, ठीक है? आपको मैं दिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि 16वीं शताब्दी का अंत था, यानी कि 1599 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1599 ईस्वी की बात है बेटा। और बेटा ये उस समय की बात है जब हमारे देश में एक राजा राज कर रहा था, अकबर। नाम सुना है आपने अकबर का? कौन राज कर रहा था? अकबर राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? अकबर। कौन राज कर रहा था? अकबर। अब ये जो अकबर था ना बेटा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये उस समय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर राजा था। भारत नहीं बेटा,
दुनिया का दूसरा सबसे अमीर राजा था ये। कौन? अकबर। कहते हैं कि जब अकबर मरा था ना, तो अपने पीछे वो 10 करोड़ रुपए, एक किताब है निजामुल मुल्क की किताब है, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअल में, अपने पीछे 10 करोड़ रुपए छोड़ गया था। 272 मण समझते हो, एक मण 40 किलो, 272 मण कच्चा सोना छोड़ गया था अपने पीछे। तीसरी चीज क्या छोड़ गया था बेटा? 1000 चीते छोड़ गया था अपने पीछे, 12,000 घोड़े अपने पीछे छोड़ गया था, समझ लो। और साथ में क्या छोड़ गया था? साथ में छोड़ गया था अपने पास, क्या कहते हैं आपका, 50 मण के करीब अपने पास चांदी छोड़ गया था, और हाथी 5000 के करीब हाथी छोड़ गया था। यानी कि कहने का मतलब यह है बेटा कि जो हमारा अकबर था ना, ये बहुत ही अमीर राजा था, बहुत अमीर राजा था। और बेटा ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। किस समय की बात कर रहा हूँ? जब दुनिया का 1/4 माल, दुनिया का 1/4 माल अकेले भारत से तैयार होता था। किससे तैयार होता? दुनिया का 1/4 माल अकेला भारत तैयार करता था। कौन तैयार करता था? अकेला भारत जो है दुनिया का 1/4 माल तैयार करता था। कितना चौथाई? 1/4 माल। 1/4 मतलब अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो 25 रुपये अकेले भारत का शेयर है। अकेला भारत, दुनिया का 1/4 माल अकेला कौन कर रहा है? भारत तैयार कर रहा है। बेटा कहानी को सुनो बेटा, बेसिक चीज़ पता चल जाएगी तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो दुनिया का 1/4 माल अकेला जो है कौन तैयार कर रहा था? भारत। अच्छा हुआ क्या था उस समय? जो हमारा जो ब्रिटेन था ना, जिसने हम पर राज किया, उसमें गृह युद्ध हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उनके आपस में गृह युद्ध चल रहे थे। और वो लोग बेचारे करते भी क्या थे? खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करके छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, हल्के फुल्के, आपकी तरह ठेका ले लिया 50,000 का, 60,000 का, ज़्यादा काम नहीं करते थे। तो हुआ बेटा ये कि जब ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था, तो उसके जो यूरोपियन दूसरे देश थे, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, वो बिजनेस करके उससे बहुत आगे चले गए थे, क्योंकि वो हमारे भारत आए थे। तो जब वो बहुत आगे चले गए थे, तो उनसे जब वो वापस, उनकी नाव वगैरह, समुद्र वगैरह उनका वापस आता था ना, तो वहाँ के जो ब्रिटेन के जो डाकू है, छोटे मोटे लोग हैं, उनको लूट कर ही अपना गुजारा चला जाते, संतुष्ट थे, मतलब उतनी लालच नहीं थी। लेकिन बेटा बात क्या हुई? बात ये हुई बेटा कि एक अंग्रेज, अगर आपने रॉल्फ फिच का अगर आपने नाम सुना है, आपने रॉल्फ फिच का नाम सुना है आपने? बेटा आपने रॉल्फ फिच का नाम सुना है? रॉल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज था। कौन सा? रॉल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज था। और ये जो बेटा अंग्रेज था ना, ये जो है मेसोपोटामिया, कुछ ऐसे देशों की यात्रा पर गया था। छोटा मोटा बिजनेसमैन था ये, और ये इतनी लंबी यात्रा पर गया था, जब ये वापस आया तो वहाँ के लोगों ने इसको मरा हुआ घोषित किया था। ये तो मर चुका है भाई, और इसकी जो ज़मीन है ना, वो भी किसी और के नाम करवा दी थी। जब ये वापस आया, इसने बोला यार मेरी ज़मीन किसी और के नाम करवा दी। इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने बोला अच्छा अब तो मैं अमीर होकर दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो हुआ ये कि इसने जो है, जब ये उन देशों की यात्रा कर रहा था ना, तो इसने भारत के बारे में देखा कि हमारे 2-3 देश है भैया, वो जो है एक देश है 7 समंदर पार, भारत देश है, वहाँ से पैसा करके ये अमीर बन रहे, तभी हमसे आगे जा रहे हैं। तो जब वो वापस आया, उसने ब्रिटेन के बिजनेसमैन को ये बात बता दी। क्या बात बता दी? कि भाई एक देश है भारत, एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन, पैसा ही पैसा है उसके पास, और ऐसा देश है भारत जहां से बिजनेस करके हम करोड़ों कमा सकते हैं। और अंजलि के जैसे 4-5 लालची लोग तैयार हो गए, और तैयार होते होते बेटा लगभग 200 बिजनेसमैन तैयार हुआ भारत जाने के लिए, कि हम भारत जाएंगे
और भारत में जाकर हम लोग तकड़े लेवल का व्यापार करेंगे और अमीर होके वापस आएंगे। सिर्फ व्यापार करेंगे, ये उद्देश्य था किसका? इन 200 लोगों का। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इसी उद्देश्य से इन्होंने, इसी पर्पस इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या किया बेटा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अपना एक ग्रुप बनाया बेटा, मर्चेंट एडवेंचर। कौन सा ग्रुप बनाया? मर्चेंट एडवेंचर नाम का इन्होंने एक ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया? मर्चेंट एडवेंचर नाम का एक ग्रुप बनाया और अपनी एक कंपनी की स्थापना की बेटा, जिसका नाम था बेटा जॉन कंपनी। क्या नाम था? जॉन कंपनी। क्या नाम था बेटा? जॉन कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था बेटा? इसका हेडक्वार्टर था लंदन। ये पेपर के सवाल पूछ लेगा कि जॉन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। मर्चेंट एडवेंचर क्या था? ये एक ग्रुप था जो भारत आया था। समझ रहे हो? पूछ लेगा जॉन कंपनी का मुख्यालय क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मूल नाम था जॉन कंपनी, लेकिन जब इन्होंने इसे भारत आने के पर्पस से बनाया तो इन्होंने इसका नाम रख दिया था बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट क्यों? क्योंकि जो यूरोप है ना, यूरोप के पूर्व में पड़ता है हमारा देश। तो जब इन्होंने प्लान बनाया तो इन्होंने कहा कि हमें दूसरे देश में जाना है भैया, हमें तो वीज़ा चाहिए। वीज़ा समझते हो? अगर आपको अमेरिका जाना है तो भी आपको वीज़ा बनाना पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ तो वीज़ा बनाने की जब बात हुई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। कौन थी? एलिजाबेथ। इन्होंने एलिजाबेथ को बोला कि कहते हैं ऐसी बात है ना महारानी, कहते हैं महारानी जी ऐसी बात है कि हम अपने ही देश में कब तक जिएंगे, हमें बिजनेस करने जाना है और हमें बिजनेस करना है, क्या हम दूसरे देशों में जाकर बिजनेस कर सकते हैं? महारानी ने बोला कि क्या बात कर रहे हो यार, मैंने कब रोका, पैसा कमा के आओ, तुम लोग दूसरे देशों में बिजनेस करने जाएंगे, हमारी तो अर्थव्यवस्था ही बढ़ेगी बढ़िया, टैक्स मिलेगा, जब आप वापस आएंगे टैक्स कटेगा। समझ रहे हो? तो फिर जब ऐसा हुआ तो 15 साल की इनको अनुमति मिल गई। किसको? इन लोगों को 15 साल की अनुमति मिल गई कि तुम 15 साल तक जाओ और 15 साल तक धमाकेदार बिजनेस करके आप लोग वापस आओ। जब ऐसा हुआ, इनको परमिशन मिली, तो इन्होंने क्या किया 3-4 साल ये प्लान बनाते गए, क्योंकि अब यार उस टाइम जहाज़ तो था नहीं, समुद्री जहाज़ थे। तो इन्होंने प्लान बनाई कैसे जाएंगे, क्या करें, क्या क्या प्लान हमारा होना चाहिए। और ऐसे तो हम भारत में जाकर बिजनेस ही कर सकते, वहाँ पर भी हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। देखो आजकल तो टक होता है, अब यहाँ से फ़ोन किया, हाँ जी वहाँ जाना है, लेकिन उस टाइम उतनी सुविधा नहीं थी। तो इसीलिए जो है एक घुमंतु यात्री था, बंजारा था आप लोगों की तरह। तो घुमंतु यात्री था बेटा, उसका नाम क्या था? उसका नाम बेटा अगर आपने सुना होगा, उसका नाम था बेटा आपका हॉकिंस। नाम सुने हो? हॉकिंस का नाम सुने बेटा? अब ये जो हॉकिंस था ना, 1608 की बात है, ये अलग अलग देशों से भूला भटका हुआ बेचारा कंपनी में शामिल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बोला कि एक बात कर ढक्कन, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि एक काम कर, तुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, इधर उधर तो घुमा हुआ है, और तू इंडिया चला जा और इंडिया से जो है तू व्यापार की अनुमति हमारे लिए लेके आ जा। इसने बोला ठीक है भाई, अनुमति लेकर शेयर मेरा भी ज़्यादा रहेगा, यूँ नहीं जाऊँगा, खर्चा पानी आने जाने का बहुत पैसा लगे भाई, तो मुझे मिला। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, खर्चा ले लिए, जो भी तेरा खर्चा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं है। अब पढ़ा लिखा हो तो क्या बोलेगा बेटा? पढ़ा लिखा होगा क्या बोलेगा? हाँ जी मुझे आपके यहाँ बिजनेस करना है, वो करना है, पूरी नियमित शर्त रखेगा ना कि नहीं रखेगा? ये उतना पढ़ा लिखा था नहीं, क्योंकि ये कम पढ़ा लिखा था। तो जब ये जहांगीर के दरबार में गया ना, देखो उस समय जब ये भारत आया था ना, अकबर बेचारा मर चुका था, उस समय राज कर रहा था जहांगीर। कौन राज कर रहा था बेटा? जहांगीर। कौन राज कर रहा था बेटा? जहांगीर। अब ये जो आपका जहांगीर था ना, ये जो बेटा आपका जहांगीर था ना, इसको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं था।
तो जब ये इसके दरबार में गया था ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ भाई क्यों आया, मैं बिजनेस के लिए आया हूँ। कहते मैं तो मेहमान आया जी आपका। और बात तो धीरे धीरे छेड़नी पड़ती है ना बेटा, अगर लॉन्ग टाइम तक लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है तो थोड़ा टिकना तो पड़ेगा। तो रुका ये कि मैं मेहमान आया हूँ। तो जैसे ही ये सोचता कि यार मुझे ना बिजनेस करने की बात छेड़नी है, तो ये पता क्या बोलता था, यार वो चित्र कितना प्यारा है, यार देखो कुत्ते देखो कितने शिकारी, मेरे कुत्ते बड़े शिकारी है। ठीक है बेटे, तेरे तो अपनी जगह शिकारी होंगे, मेरी बात तो सुन ले जो मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो जब ये जाता था, तो जब भी मतलब बोलने की कोशिश करता था कि हाँ भाई मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करने की अनुमति दे, तो ये तुरंत बोलता है यार चित्रकला, तो मैं वहाँ भी एक भवन बनाना चाह रहा हूँ जो कि चित्रकला में बहुत आगे तक जाएगा। बोला ढक्कन यार क्या करे। अंत में इसने ऐसे टाइम पर जहांगीर को बात बोल दी जब वो बहुत बिजी था। जहांगीर को बोल दिया कि मुझे जी बिजनेस करना है। बोला, इसने बोला कि चल निकल बिजनेस, मैं इतने टाइम से रुका था, मैं बिजनेस से कुछ नहीं करना। ये वापस चला गया और इसने वहाँ के लोगों को बोला, इसको बात करने का तरीका ही पता नहीं था, क्या बोलेगा, अनपढ़ लोग क्या बोलेंगे। वापस गया, इसने वहाँ के लोगों को बोला, जो भी 200 मेंबर थे उनको बोला, क्या बोला कि भाई उसने तो मना कर दिया, जैसे ही मैं बिजनेस की बात करता ये कुत्ता करता, बड़ी कुत्ता कर दी कि इसने मेरे साथ। 1 साल लगा इसको, बड़ी कुत्ता कर दी कि इसने मेरे साथ, और मैं तो बहुत दुखी हो गया इससे, अब नहीं मैं जाऊँगा इंडिया। कहते बिजनेस तो करना भैया, मतलब के लिए बेटा गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप तो मत बनाना बेटा, ठीक है, गधे को बाप, ठीक है। तो 1615 की बात है, 7-8 साल इनको फिर लगेगी कैसे जाएं, लेकिन जाना इंडिया ही था बेटा, टारगेट केंद्र सरकार इंडिया है। तो बेटा जब 1615 में इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था बेटा, जिसका नाम था टॉमस रो। अच्छा, अगर पेपर में आपके लिए सवाल आएगा, भारत आने वाला सबसे पहला जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था? हॉकिंस। कब आया था बेटा? मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था? हॉकिंस। कब आया था? 1608 में। क्या इसको व्यापार की अनुमति मिली थी? नहीं। भारत आने का विचार सबसे पहले किसने लाया था? रॉल्फ फिच ने। पूछ लेगा आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। पूछ लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन नाम क्या था? जॉन कंपनी। इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है जी। अच्छा सुनो मेरी बात, अब जब ये टॉमस रो आया ना, इसको पूरी कहानी बता दी थी। चालाक बहुत है ये, अपने साथ शिकारी कुत्ते ले आया था ब्रिटेन से, बढ़िया बढ़िया चित्रकला ले आया, अपने ब्रिटेन की फेमस चित्रकला ले आया, कुछ चीते भी ले आया था, कुछ छोटी मोटे और तोहफे भी ले आया था, और इसने राजा को इम्प्रेस करने के लिए वो तोहफे दे दिए। राजा खुश हो गया क्योंकि जो चीज़ उसको पसंद थी। तो 2-3 साल लगाने के बाद उसने, बढ़िया पढ़ा लिखा था ये, तो इसने बात कर ली कि सर ऐसी ऐसी बात है ना, थोड़ी जगह दे दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ी जगह दे दो, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊँ मैं, थोड़ी जगह मुझे दे दो, और मुझे क्या करना है? बिजनेस करना है। कहते मुझे क्या मिलेगा? कहते हम ब्रिटेन से आपके लिए तरह तरह के उपहार भेजेंगे, और हम जो है पैसा नहीं देंगे आपको, हम इसके बदले आपको धन देंगे। धन का मतलब है कि दूसरी चीज़ देंगे, सोना चांदी जो भी रहता है आपका। कहते ठीक है, एक काम करो, मैं तुम लोगों को जो है छोटी सी जगह देता हूँ, आप लोग जो है यहाँ पर बिजनेस करो, लेकिन हाँ टैक्स प्रॉपरली आपको भरना पड़ेगा। कहते ठीक है, एग्री करते हैं। इनको बेटा बिजनेस करने की अनुमति मिल गई। और किसको पता था बेटा, ये हाथ पकड़ते हमने तो सिर्फ इनको गले लगाया था ना, अंग्रेजों को हमने गले लगाया था, अब ये गले पड़ गए तो हम क्या करें बेटा? समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि जब इनको बिजनेस करने की अनुमति मिल गई तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो इन्हीं के यूरोपियन देश के, इनको पता, अपनी कमजोरी का इनको पता था, पुर्तगालियों को इन्होंने हराना शुरू कर दिया, उनकी जगहों पर इन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने जो है स्पेनिशियों को, डचों को हराना शुरू कर दिया, इन्होंने उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। भाई मतलब कि इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। भारतीयों को ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन फिर लगभग बेटा
1670 के आसपास एक अंग्रेज की शिकायत आई थी। एक अंग्रेज की शिकायत, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर था एक चार्ल्स नाम का डायरेक्टर था, चार्ल्स द्वितीय, उसके पास कंप्लेंट की कि भाई औरंगजेब का एक भांजा है, औरंगजेब का एक भांजा है। देखना यहीं से शुरुआत हुई थी युद्ध की। औरंगजेब का एक भांजा है शाइस्ता खान, कौन है वो, हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमें काम नहीं करने दे रहा है। अंग्रेजों ने बोला हम तो चुपचाप बिजनेस कर रहे हैं, हम भी नहीं रुकने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसने जो है सीधा फ़ोन किया ब्रिटिश साम्राज्य के जो वहाँ के राजा थे, ब्रिटेन के राजा को उसने फ़ोन किया और वहाँ से उसने 600 सैनिक भेज दिए, 200 तोपें भेज दी और युद्ध कर लिया। मुगलों को पता था कि जरूर ये कुछ कांड करने वाले हैं, तो मुगल सेना पहले से ही तैयार थी और मुगलों ने उनको बुरी तरह से हराया, लतिया के उनको मार दिया और बंगाल से उनको निकाल दिया। बंगाल को उनको थोड़ा, बंगाल का कुछ पार्ट उनको दिया गया था, बंगाल से उनको निकाल दिया कि भागो यहाँ से, तुम लोग तो बड़े गन डाल रहे यार, अभी तक पुर्तगालियों ने, स्पेनिशों ने तुमसे पहले आया, 150 साल पहले आया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने कर दिया, भागो यहाँ से। तो फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये बेटा, क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को बिजनेस भी करना था। अब देखो मैंने बोला मतलब के लिए गधे को भी बापू बनाना पड़ता है, ठीक है, वरना क्या करें। तो इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने, अब इनके पास माफ़ी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आए ये इन्होंने औरंगजेब के पैर पकड़े, माफ़ कर दीजिए साहब, माफ़ कर दीजिए साहब, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कहते अगर आगे से ऐसा हुआ तो चुपचाप ब्रिटेन निकल जाना, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा, हम आपको पूरे के पूरे जो भी रहता है हम आपके पूरा का पूरा टैक्स ही भरेंगे। तो इनके पास पैसा तो ख़त्म हो गया था बेटा। तो ब्रिटेन से जो इंग्लैंड है ना, ये दास अपने गुलाम थे इनके पास, अपने दासों को ये बेचते थे, अपने दासों को बेचकर ये गुजारा चलाते थे, उसी से हमारे भारत को ये चांदी वगैरह देते थे। क्या देते थे? चांदी वगैरह देते थे और उससे इनका काम चलता था। तो फिर हुआ ये बेटा, फिर हुआ ये कि धीरे धीरे इन्होंने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू किया। मैं डायरेक्ट आपको ज़्यादा कहानी में नहीं उलझाऊंगा क्योंकि यहाँ से कुछ सवाल पेपर में आते हुए बताता हूँ। 1757 की बेटा प्लासी की लड़ाई हुई। क्या हुई? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757। 1764 में बेटा बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों के बाद बेटा, इन दोनों युद्धों के बाद इनकी हिम्मत बढ़ गई और इन्होंने बंगाल पर जो है अधिकार कर लिया। बंगाल पर इन्होंने अधिकार कर दिया और बंगाल पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया, बंगाल पर जब इन्होंने अधिकार कर लिया ना बेटा, तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुगल साम्राज्य उस टाइम कमज़ोर पड़ गया था, भारत के भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। इन्होंने इसका अधिकार उठाया, फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद इन्होंने क्या किया? भारत के शासन, भारत के लोगों के लिए इन्होंने क्या किया? तरह तरह की नीतियाँ चलाई, तरह तरह के एक्ट चलाए ताकि हम लंबे समय तक भारत पर राज कर सकें। इन्होंने भारत पर तरह तरह के एक्ट चलाने शुरू किए, तरह तरह की नीतियाँ चलानी शुरू की। जो एक्ट पेपर में आते हैं, सुना होगा आपने, सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। सुना है आपने? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट चलाया गया था, ब्रिटिशों का सबसे पहला एक्ट था। इसी तरह से उन्होंने तरह तरह के एक्ट चलाए जो कि संविधान के निर्माण का एक बहुत बड़ा कारण बने। समझ रहे हो? और वो एक्ट स्पेशल पेपर में आते हैं, उसका स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से टॉपिक उसका स्पेशल बनता है, तो मैं आपका स्पेशल करूँगा आपका टॉपिक। समझ रहे हो? अभी जो आपके पेपर में रहता है, अभी जो आपके पेपर में रहता है वो ये रहता है, यानी कि इस टॉपिक का जो पार्ट है वो ये है कि आखिर अंग्रेज जो है ये भारत छोड़ने पर मजबूर क्यों हुए और क्यों हमारे देश को संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। तो अंग्रेज भारत छोड़ने पर बेटा मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड की बहुत तरह से, बुरी तरह से इंग्लैंड का नुकसान हो गया था। और इधर से महात्मा गांधी ने क्या किया? 1942 में क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ दो, अब क्विट इंडिया। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, अब हमें आज़ाद कर दो। और अगर आपने भारत नहीं छोड़ा तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका साथ नहीं देंगे। और भारत के पास बहुत बड़ी सेना थी, अंग्रेज डर गए,
कि अगर महात्मा गांधी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ नहीं दिया तो हम तो हार जाएंगे, पहले ही हमारा इतना नुकसान हो चुका है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है भाई, हमारा साथ दीजिए आप लोग, हम आपके भारत को छोड़ देंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, जैसा ही आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिया था। अब हम आपसे प्रॉमिस करते कि हम जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट की तरह ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे दोबारा। तो फिर जब ऐसा हुआ, अंग्रेज़ों ने ये कहा कि हम भारत को छोड़ देंगे बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों जब ऐसा हुआ तो फिर महात्मा गांधी ने भी क्या किया, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध में जो है अपने भारतीयों को बोला कि आप लोग पूरी तरह से समर्थन करो अंग्रेज़ों का, ज़बरदस्त तरीके से आप समर्थन करो, ये हमारा भारत छोड़ देंगे। लेकिन यार इन्होंने हमारे देश पर 300 साल राज किया है, इन्होंने हमारे देश पर 300 साल राज किया है। पॉइंट ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 300 साल इन्होंने हमारे देश पर राज किया है, अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे देश का शासन सही से चल सके। तो उन्होंने ब्रिटेन के उससे बात की, क्या नाम उसका, जॉर्ज पंचम नाम का कोई था, जॉर्ज पंचम नाम का, शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, ब्रिटेन का सम्राट था, उससे बात की कि भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसने बोला कि मैं कुछ करता हूँ। तो बेटा अभी बात समझो, 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को बेटा इंग्लैंड के सम्राट, अरे जॉर्ज पंचम ने बेटा, मिस्टर एटली था, मिस्टर एटली प्रधानमंत्री था। मिस्टर एटली ने 24 मार्च 1946 में 3 लोगों को भारत भेजा बेटा, हमारे भारत के शासन को सही तरह बताने के लिए, सही तरह चलाने के लिए। उसका नाम था बेटा कैबिनेट मिशन। क्या नाम रखा गया था? कैबिनेट मिशन। पूछ लेगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन भारत आया था। और ये भारत के शासन को सही तरह से चलाने के लिए कहाँ आया था? भारत आया था। तो जब ये कैबिनेट मिशन बेटा भारत आया ना, जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने 2 ही चीज़ें दी। इसके 2 ही उद्देश्य थे। नंबर 1, इसने कहा कि आप अपने संविधान का निर्माण कीजिए, जैसा संविधान हमारे पास है आप भी ऐसा ही संविधान बनाइए, हम आपकी इसमें पूरी सहायता करेंगे। कहते ठीक है। और दूसरी बात, हमारा जी दूसरा उद्देश्य ये है कि हम भारत का विभाजन नहीं चाहते हैं। अगर आपके भारत का विभाजन होगा तो आपको भी नुकसान हो सकता है। कैबिनेट मिशन के ये सुझाव थे। तो बेटा जब ये हुआ ना, एक चोर था जिन्ना, जिसको आज भी मेरा गोली मारने का मन होता है। जिन्ना जो था ना, जिन्ना ने कहा, वैसे जिन्ना के पहले भी अंग्रेजों ने कान भरे थे, तो जिन्ना ने कहा कि भाई ऐसी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कैबिनेट मिशन संविधान मुस्लिमों के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। एक काम करो, हमें आप पाकिस्तान दे दो। पहले से डिमांड करता था पाकिस्तान की, 1940 से लेकर डिमांड करता था पाकिस्तान की। उसके लिए उसने 14 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया था, सुना होगा आपने, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें आप पाकिस्तान, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। इसके लिए उसने जो है बेटा 16 अगस्त 1946 को इसी के लिए उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी चलाया था। सुना होगा अगर आपने कभी, उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी चलाया था 16 अगस्त 1946 को। किसके लिए? इसी संविधान के लिए, इसी पाकिस्तान से भारत से अलग होने के लिए, कि हमें भारत से अलग होना है, इसके लिए उसने क्या चलाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। पेपर में आता है ये कब चलाया गया था? 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस चलाया था। किसने? जिन्ना ने, यानी कि मुस्लिम लीग का ये मेंबर था, मुस्लिम लीग ने बेसिकली चलाया था ये, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो इसने कहा कि नहीं, हमें नहीं शामिल होना है। तो ये मतलब लड़ते गए, हम जबरदस्ती इनके साथ करते गए। जैसे अभी बोले कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, लेकिन लड़ रहे हैं, हम नहीं दे रहे, लड़ रहे हैं। तो आगे चल के क्या हुआ बेटा? 6 दिसंबर, अभी समझो, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का गठन। पूछ लेगा
किसकी सिफारिशों पर किया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गठन हुआ और इसी संविधान सभा ने बेटा आपके संविधान का निर्माण किया था। क्या किया था? हाँ जी बोलो, कोई डाउट है? नहीं बेटा, 9 दिसंबर नहीं था, 9 दिसंबर कुछ और चीज़ है बेटा। 6 दिसंबर को संविधान सभा का निर्माण हुआ था और मेरे प्यारे बच्चों इसी संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान बनाया। कैसे बनाया? अब आप लोगों की और मेरी तरह एक दूसरे की शक्ल देखकर तो नहीं बनाया होगा, इनकी कुछ बैठकें हुई और वो बैठकें पेपर में आती है। कुल मिलाकर बेटा संविधान की जो है 4 बैठकें हुई थी मेनली, सॉरी 166 बैठकें हुई थी, 166 बैठकें ये हुई थी, 166 की 65 बैठकें हुई थी इनकी कुल मिलाकर, और 11 इनके सत्र हुए थे, जिनमें 3 बैठकें ऐसी बैठकें हैं जो पेपर में बहुत बार पूछ चुकी है। कितनी बैठकें? 3 बैठकें ऐसी है जो बहुत बार पेपर में पूछ चुका है। जैसे पहली बैठक हुई थी बेटा, जैसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ हुई थी बेटा? दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। ये दिल्ली के संसद भवन, जिसको उस समय काउंसलिंग चैम्बर के नाम से जानते थे। किस नाम से? पूछ लेगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। उसको किस नाम से जानते थे? काउंसलिंग चैम्बर में हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ बेटा? मुस्लिम लीग को, इस बैठक में पहले क्या हुआ? बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब जैसे आज संविधान सभा की बैठक हुई, मैं इससे 5 साल पहले क्या था? मुख्यमंत्री था। तो उस समय बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के उस समय के बेटा पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थाई मतलब जिसको हम बेटा कभी भी हटा सकते हैं, जिसको हम कभी भी हटा सकते हैं। अब पहली बार मैं बैठा हूँ, मुझे पहली बार प्रधानमंत्री बना देंगे। अंजलि जी मुझे बेटा ये बताओ आप लोग कि हमारे जो देश का संविधान है, भारत मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था बेटा? क्या आपको पता है कि मुगल दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था? बताइए जी। हॉकिंस। वेरी गुड। कब आया था बेटा? कब आया था? 1608 में आया था। भूल जाते हो भारती जी, फटाफट बताओ। मुझे बताओ बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले भारत आने का निर्णय लिया था या भारत में व्यापार करने का निर्णय लिया था। वेरी गुड। आपकी आवाज़ नहीं आई मेरे तक। क्या नाम बताया? रॉल्फ फिंच। प्रिया जी मुझे बताओ बेटा, मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन सा था? मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन सा था? अरे बताओ जी, इधर से कौन? अंजलि बताओ बेटा, दूसरी अंजलि। ये क्या नाम? वैशाखा। मुगल दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन सा था? अरे मेरे प्यारे बच्चे, टॉमस रो। भूल जाते हो, टॉमस रो था बेटा। पहला कौन था? कल जो हमने पढ़ा था ना बेटा, कल से मैं बता रहा हूँ, कल से बेसिक कुछ भी नहीं है, ठीक है? और जो कल नहीं आए थे वो यहाँ से देख लेना, समझ रहे हो? तो कल जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है वो बनना कैसे शुरू हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई थी कि हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था। तो मैंने आपको 1599 से लेकर पूरी जो है 1946 तक की घटनाएं बताई थी कि किस तरह से निर्माण हुआ था। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वरना दोबारा से फिर वो 50 मिनट लग जाएंगे पूरे। तो आप लोग देख लेना, आपके पास अब सुविधाएं 2 तरह से, मतलब दोनों उंगली आपके इस टाइम घी में, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है
कि हमने कल जो चीज़ें पढ़ी थी, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कल हमने कैबिनेट मिशन ही पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। 1946 में बेटा, जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब हम ज़्यादा लंबे समय तक हमारे देश पर राज नहीं कर सकते, जब अंग्रेज़ों को ये महसूस हुआ कि अब हम ज़्यादा लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते, अब हम क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबे समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते, तो उन्होंने बेटा क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, भारत में जो है एक मिशन भेजा उन्होंने, भारत एक मिशन भेजा उन्होंने। कौन सा मिशन भेजा? कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन? ये बंद हो सकता है, इसको बंद करो, ठीक है जी। उन्होंने एक भारत, एक अपने 3 लोग उन्होंने भारत भेजे। कौन से लोग, कितने लोग भेजे? उन्होंने 3 लोग बेटा भारत भेजे। एक था आपका स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन था बेटा? स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा कौन सा था बेटा? पैथिक लॉरेंस। तीसरा था बेटा एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर, यानी कि ये 3 लोग उन्होंने भारत भेजे। किसने? मिस्टर एटली की, उस टाइम वहाँ का प्रधानमंत्री था, उसने क्या किया, 3 लोग भारत भेजे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और तीसरा कौन सा बेटा? तीसरा कौन सा बेटा? स्टैफर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स तो 1942 में भी आया था। अब क्रिप्स जब 1942 में भारत आया था ना, तो इसने भारत को कुछ सुझाव दिए। भारत के लोग पहले इससे परेशान थे, तो इसने जब सुझाव दिए तो महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी ने बोला, अरे भाई, जो ये तूने पर्चा सा ला रखा ना, ये तूने कुछ पर्चा सा बना के लाया था कि हम ऐसा कर देंगे भारतीयों के लिए, हम ऐसा कर देंगे। जैसे ना मैं बोलता हूँ यार आप ऐसा कर दिया वैसा हो जाए, तो उसने भी क्या कर दिया, कुछ उसको पता था कि भारतीय नाराज है, तो पर्चा से लेके आया कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई हमारे देश में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। महात्मा गांधी ने बोला, बे गधे, जिस बैंक का तू ये चेक लेके आया ना, ये तो आगे की तिथि का चेक है ये, मतलब कि जो तू ये लेके आ रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, आगे बैंक खुलेगा नहीं खुलेगा हमें नहीं पता। नेहरू ने बोला, अरे भैया, जिस बैंक का तू चेक लेके आया ना, ये तो चेक की जो है नष्ट हो चुका है, उसका बैंक ही नष्ट हो चुका है, बैंक ही ख़त्म हो गया उसका। तो ये पेपर में आता है। क्रिप्स मिशन के बारे में किसने कहा था कि ये आगे की तिथि का चेक है? तो ये कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। और किसने क्रिप्स मिशन के बारे में ये कहा था कि इसका जो बैंक है ये अब ख़त्म होने वाला है? तो ये कहा था, किसने कहा था? किसने कहा था बेटा? ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। खैर, क्रिप्स मिशन का अलग से टॉपिक आएगा। तो जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसने 2 सुझाव जो इसने मेन रखे। नंबर 1 सुझाव इसने रखा, क्या रखा, कि भाई अब हम आपके देश को छोड़ने जा रहे हैं और हमने आपके देश पर पूरे 300 साल के करीब करीब हमने राज किया है। अचानक से हम छोड़ के चले जाएंगे तो संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग अपना संविधान बनाओ। जैसा संविधान हमारे पास है ना, वैसा संविधान आप लोग बनाओ और हम उसको फॉलो करेंगे। फॉलो मतलब कि हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो महात्मा गांधी को लगा कि यार ये छोड़ तो रहे हैं, विश्वास करें या नहीं करें इनका। चलो एक बात यार, एक बार तो दुश्मन पर ही विश्वास करना चाहिए, तो खैर दुश्मन से थोड़े से कम है हमारे। तो जब ऐसा हुआ तो फिर महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं ने कहा कि ठीक है भाई, हम तैयार है संविधान का निर्माण करने के लिए, हम लोग क्या है, हम लोग जो है तैयार है। तो फिर हुआ ये कि इन्होंने एक और बात कही कि हम ये भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो। क्या चाहते हैं? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हो। कहते कोई बात नहीं, देख लेंगे वो हम। तो जब ये बातें कैबिनेट मिशन में चल रही थी, तो फिर इन्हीं बातों के मध्य जो है मुस्लिम लीग क्या है बेटा? एक पार्टी का नाम है। आगे मुस्लिम लीग का भी टॉपिक आएगा, अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग एक पार्टी का नाम है जिसकी स्थापना की गई थी मुस्लिम समुदाय के लोगों की भलाई के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए, कि भाई कहीं हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम कम है और कहीं आगे जाकर कहीं अत्याचार न कर दें। तो ये जो मुस्लिम लीग है
ये मुस्लिम लीग की स्थापना जो है बेटा 1906 में हुई थी बेटा, ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह और आगा खान नाम के दो भाई थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कौन थे? सलीमुल्लाह और आगा खान नाम के दो भाई थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ये जो मुस्लिम लीग थी ना बेटा, ये जो मुस्लिम लीग थी, इसी का एक नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। खड़ा हो गया और इसने कह दिया कि सर ऐसी बात है, मुझे कोई शक है आपके ऊपर। कहते क्या शक है भाई? हमें शक है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। पागल हो गया एकदम से। पहले तो 1940 में मांग कर रहा था पाकिस्तान की, पागल हो गया। नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए, नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। कहते भाई भारत के दो टुकड़े मत कर भाई। सब ने उसको समझाया, उसने बोला नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेज़ों ने पहले ही कान भरे हुए थे, वो बहुत पहले के। उसके दिमाग में बात खट रही, नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, अंग्रेज़ों ने बोला है तो होगा। भारतीय कोई भरोसा नहीं है। तो जब ऐसा हुआ, वो नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया बेटा? कैबिनेट मिशन के समय की ये बात है, 16 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस चलाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये पेपर में आता है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब चलाया गया था? 16 अगस्त 1946 को इन्होंने एक दिवस चलाया था। कौन सा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, कि भाई कार्यवाही की जाए, प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही की जाए। तो ठीक है भाई, इनकी बहस होती रही। 6 दिसंबर को बेटा, 6 दिसंबर 1946 को इनकी बहस चलते चलते जो है 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? संविधान सभा का गठन किया। किसका किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा क्या है मैंने आपको कल ही बता रखा है, और संविधान सभा से ही वो पूरा आधे घंटे का टॉपिक छिड़ा था। जब मैंने बताया था कि संविधान जो है संविधान सभा ने बनाया था, और ये संविधान सभा थी क्या, इसी टॉपिक से हमारा पूरी कहानी कल खुल गई थी। आधे पौने घंटे की हुई थी कि नहीं हुई थी? तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। संविधान सभा वो है जिसने क्या बनाया था? संविधान बनाया था। तो संविधान सभा जो थी ना बेटा, इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में। जब इसका गठन हुआ तो गठन किसके लिए हुआ था? संविधान बनाने के लिए। तो संविधान कैसे बना था? जब इसकी बैठकें हुई। तो अगर पेपर में पूछ लेगा बेटा संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो बेटा संविधान सभा की कुल मिलाकर संविधान सभा की जो है 166 बैठकें हुई। कितनी बेटा? 166 बैठकें हुई। कितनी बेटा? लिख लो, संविधान सभा की कुल मिलाकर 166 बैठकें हुई और 11 सत्र हुए। कितने सत्र हुए बेटा? 11 सत्र। ये पेपर में आता है, लिख लो इनको। संविधान सभा की कुल मिलाकर कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा की कुल मिलाकर 166 बैठकें हुई। और सेशन कितने हुए? सत्र कितने हुए बेटा? 11 सत्र हुए। समझ रहे हो? और इनमें से 3 बैठकें ऐसी हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। और 3 बैठकें कौन कौन सी है? 3 बैठकें कौन कौन सी है बेटा? 3 बैठकें कौन कौन सी है लिखेंगे अपने पास। पहली बैठक हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी बेटा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर पूछ लेगा कहाँ पर हुई थी, किस जगह पर हुई थी, तो दिल्ली के काउंसलिंग चैम्बर, जिसको बोलते हैं बेटा संसद भवन। क्या बोलते हैं? दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। क्या हुई? कहाँ हुई? दिल्ली के संसद भवन में हुई थी। अगर पूछ लेगा कि सर इस बैठक में क्या हुआ था, तो बेटा इस बैठक में और कुछ नहीं हुआ था। इस बैठक में जो है बिहार के उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया बेटा? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। ये पेपर के सवाल है, मेरे नहीं बेटा। पूछ लेगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, और 80% बच्चे अस्थायी और स्थायी में अदला बदली कर देते हैं। अस्थायी लगा देते हैं राजेंद्र प्रसाद को और स्थायी लगा देते हैं। बेटा पहली बैठक है, पहली बैठक में खुद थोड़ी ना कोई परमानेंट बनेगा। मैं हर बार बोलता हूँ, पैदा होते ही थोड़ी ना कोई दौड़ता है। पहले पैदा होके बड़ा होगा, फिर बड़ा होके वो खाना सीखेगा, फिर उसको पकड़ के चलाना सिखाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर वो दौड़ेगा। तो एकदम से बेटा कुछ नहीं होता है। ठीक है,
धीरे धीरे हर चीज़ होती है, क्योंकि लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है, समझ रहे हो। तो पहली बार इसको क्या बनाया गया बेटा, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जिसको बोलते हैं नॉन परमानेंट स्पीकर बनाया गया इसको। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इस बैठक में बेटा हुआ क्या, इस बैठक में क्या हुआ बेटा, एक्चुअली एक इलेक्शन हुआ था बीच में, जिसमें कि 296 सीटों में से, अभी समझो 296 सीटों में से, सॉरी 296 सीटें जिसमें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, और नहीं ऐसा नहीं था बेटा, 296 टोटल सीट थी, 296 सीटों में से 73 सीट्स जो है मुस्लिम लीग को मिली थी। मतलब 296 टोटल सीट थी, जिसमें से मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट मिली, और मुस्लिम लीग समझ गई, और ये समझ गए कि नहीं, कोई भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, कोई भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि हमें ऐसी बैठक नहीं चाहिए। तो अगर पूछ लेगा पहली बैठक का बहिष्कार किसने किया था, तो लिखो जरा, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था बेटा, इस बैठक का बहिष्कार किया था। ये पेपर के सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे सवाल नहीं, ये पेपर के सवाल है जो पूछे गए हैं। अगली बार भी धड़ल्ले से पूछे जाएंगे, ठीक है, और बड़ी खुशी मिलेगी आपको कि मैंने करवाए थे, ठीक है जी। और इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है, ठीक है भाई, ठीक है दिमल जी। कल कहाँ थे बेटा, बीमार, अरे बेटा क्या बीमारी हो गई थी, जुखाम, ग्लेशियर बह रहे थे। चलिए देखो, ग्लेशियर तो खैर नॉर्मल सी बात है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाइए बेटा, अब 9 दिसंबर के तुरंत 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 9 दिसंबर के बेटा तुरंत 2 दिन बाद, यानी कि देखो रटना नहीं है, 9 दिसंबर के तुरंत 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर, बेटा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, कब हुई बेटा, 11 दिसंबर 1946 को बेटा संविधान सभा में जो है दूसरी बैठक हुई। ये भी यहीं पर हुई थी। इसमें क्या हुआ था, अब इसमें हुआ था बेटा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितनी बार बने थे, 2 बार बने थे ये, ठीक है जी। पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। पहली महिला कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूछ लेगा पहली आदिवासी महिला कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी है। ऐसे सवाल ना नोट डालकर अपने पास रखा करो, पेपर में सवाल आता है ये, ठीक है। तो देखो दूसरी बैठक हुई थी बेटा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले क्या बने थे बेटा, जो कि भारत के पहले क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। इनको जो है स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट स्पीकर बनाया गया था। इस बैठक में इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पेपर में आता है ये, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, किसको। अब तो नहीं गलती करेंगे बेटा, बच्चे पहले बहुत गलती कर चुके हैं, अब आप लोग गलती मत करना, वरना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्वर्ग तो बेटा पहले ही फुल है। तीसरी बैठक, फिर देखो तीसरी बैठक भी तुरंत 2 दिन बाद, 11 दिसंबर के तुरंत 2 दिन बाद हुई बेटा तीसरी बैठक, यानी कि 9 और 2 11, 11 और 2 13, ऐसे याद रखना है, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो तीसरी बैठक हुई थी बेटा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें कि लिखो जरा, इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने, इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया, जिसने बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया। बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और ये मेरे सवाल नहीं है, पेपर के सवाल है ये, मेरे घर के होते तो मैं कतई नहीं करवाता, ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर पेपर में आएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था बेटा किसने? नेहरू जी ने रखा था। बहुत से लोग ना वहाँ पर मोतीलाल नेहरू करते हैं, बेटा उसने नेहरू रिपोर्ट रखी थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो भारत का पहला प्रधानमंत्री है, समझ लो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो भारत का पहला प्रधानमंत्री है। इसने क्या रखे थे? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना का स्पेशल टॉपिक आएगा, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, प्रस्तावना के बिना संविधान अधूरा है, इसलिए उसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने इसका रूप लिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने रखा था? किसने रखा था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। मैंने खाना बना दिया है, मेरा खाना बेटा तैयार है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि बेटा खाना तैयार है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि बेटा खाना तैयार है, आप एकदम तो आएंगे दौड़े दौड़े, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा ठंडा होने दे बेटा वरना आंतड़ियाँ जल जाएगी, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा वेट करते हैं आप लोग, आधे पौने घंटे का, फिर उसको खाते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब गया था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव बेटा रखा कब गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसने? नेहरू ने। लेकिन पूछ लेगा उद्देश्य प्रस्ताव बेटा पास कब हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था बेटा 22 जनवरी, लिखो जरा, 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव बेटा पास हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था। लो जी, पास कर दिया हमने खा के, 2-2.5-3 प्लेटें चावल की खाई, ठीक है जी, समझ लो। हाँ, भारती सुबह खा के आई थी, कम से कम 15-15 रोटियां खा के आए। देखने में ऐसी है ये, पूछ लो इससे, देखने में ऐसी है ये, अच्छे नु खा जियो, समझे नहीं बात। अच्छा, 22 जनवरी को एक और हुआ था बेटा, राम का मूर्ति जो स्थापना दिवस है वो भी कब हुआ था? 22 जनवरी, पता है आपको? अरे नास्तिकों, ये बोल रहा हूँ, जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो उस टाइम मूर्ति की स्थापना दिवस जो है वो 22 जनवरी को ही होता है। सुबह धूप दाप जलाते हैं नहीं जलाते हैं? कहाँ जलाते हैं सर? सुबह आँख खुले ही हूँ, चाय है या नहीं है? अरे देखो, किराए वाले जो रहते हैं ना, अगर आप किराए पर रहते हो ना, घर में तो आप बहुत ड्रामे करते हो कि नहीं मैं ये भी नहीं खाऊंगी, मैं ये भी नहीं खाऊंगी, और अगर आप किराए पर रहते हो ना और सुबह आप उठेंगे क्या बोलेंगे? ठीक है, कुछ खाने को देखेंगे, कुछ खाने को है नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? कोई मूंग की या मलके की दाल यार जो तुरंत बनती है, या फिर आप लोग ना, सच बता रहा हूँ, 3 दिन का बासा खाने के लिए तैयार है। रूम रेंट में तो ये होता है, समझ रहे हो? तो ज़्यादा वो मत बढ़ना करो, ठीक है, सब पता है मुझे। तो 15-15 रोटियाँ खाइए, नहीं खाइए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव बेटा क्या हो गया? पास हो गया। कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अब मेरे लिए एक डेट आपने याद रखनी है, रखोगे? मेरे लिए आपने एक डेट याद रखनी है। अगर आप मेरे लिए वो डेट याद रखते हो तो बेटा मुझे बहुत खुशी होगी। रखोगे मेरे लिए डेट याद? रखोगे? बताओ जी, पक्की बात है? मेरे लिए, अरे मेरे लिए क्या, अपने माँ बाप के लिए रखो जो आपकी कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, ठीक है। मेरे लिए एक डेट याद रखो आप लोग, अपने माँ बाप के लिए रखो, अपने लिए रखो बेटा, वरना केले बेचने पड़ेंगे। 22 जुलाई 1947 बेटा, ये डेट याद रखो। रख लोगे? पक्का रख लो बेटा, पेपर में आती है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 की ये डेट आप लोग याद रख लो, उनके लिए जो आपके सपनों का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बच्चे कामयाब होंगे। इस दिन बेटा क्या हुआ था, हमारी जो संविधान सभा थी ना, हमारी जो संविधान सभा थी बेटा, इसने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। क्या अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज। लिख लो बेटा, ये पेपर में आता है। अगर पूछ लेगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया था बेटा? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ये पेपर के सवाल है बेटा, मेरे नहीं है, और धड़ल्ले से पेपर में पूछे जाएंगे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या अपनाया था बेटा? संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था? अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। क्या अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज। अगर बेटा आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है,
अरे क्या बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या बेटा? राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। और भारतीय पटाखे खाएगी बेटा, फटाफट से मुझे ही बता, तिरंगे में कौन सा समास है? हरामखोर, तिरंगे में कौन सा समास है? द्विगु समास। वेरी गुड, 3 रंगों का समूह। करवाया है कि नहीं करवाया है बेटा? अब ध्यान आपको खुद रखना है, ठीक है जी। द्विगु समास, ठीक है। अच्छा, ये जो तिरंगा है बेटा, यहां से कुछ पेपर में सवाल आते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने ये तिरंगा छाप लिया। दिख रहा है ये तिरंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो तिरंगा है यहां से सवाल आते हैं पेपर में। क्या आते हैं? अगर आपसे पूछ लेगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। बेटा तिरंगे में कितने रंग है? तिरंगे में बेटा 3 रंग है। कितने रंग है? 3 रंग है, ठीक है। अगर पूछ लेगा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ये लंबाई है और इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी जो ये लंबाई है और इसकी जो ये चौड़ाई है, अगर इसका रेशो पूछ लेगा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात है बेटा, लंबाई इसका अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात 2 है। यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशो कितना है बेटा? लेंथ और ब्रेथ का रेशो है बेटा 3:2। यानी कि मान लीजिए अगर आपके राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई आपकी 60 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए बेटा? 20 मीटर। तो अगर आप देखेंगे, नहीं यार ये तो गलत हो गया, 2:3, मतलब कि अब मैथ मुत चाणे राम, 2:3 में ये 3:2 में ये बटेगा। कितने अनुपात है? 3:2 में ये बटेगा। कितने अनुपात में? 3:2 में ये बटेगा। इतनी बात आपको समझ रही है, ठीक है जी। मतलब अगर चौड़ाई 3 मीटर है तो लंबाई 2 मीटर होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ रही है, डन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है तिरंगा, इसमें कितने रंग होते हैं बेटा? अगर पूछ लेगा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग होते हैं बेटा? 3 तो इसमें रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं बेटा? सबसे ऊपर कौन सा है बेटा? सबसे ऊपर होता है केसरिया तेरा, केसरी आता है ना, सबसे ऊपर कौन सा है बेटा? केसरिया। अब मेरे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है बेटा, हम तो गुरुकुल में पढ़ाने वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब हमारे पास तो यह डिजिटल बोर्ड में दिखा देता है केसरी रंग। देखा आपने केसरी रंग? ये जो डस्टर था ना, ये जिसका रंग हुआ है ना, इसका ओरिजिनल रंग अगर आप देखेंगे तो वो केसरी था, ठीक है। लेकिन क्या करें, वक्त और हालात इंसान को ऐसे ही बना देते हैं। देखो ठीक है, ये देखो, ठीक है जी। सुनो मेरी बात, इसका रंग कैसा है बेटा? केसरिया। अच्छा, बीच में जो पट्टी है इसका रंग कैसा है? सफ़ेद रंग। और सबसे नीचे वाली जो पट्टी है उसका रंग कैसा है बेटा? किसने ये तुझ पे हरा रंग डाला? हरा रंग। अरे बेटा ये सवाल नहीं आते पेपर में, ये तो सबको पता है कि केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है। असली सवाल तो पेपर में अब आने शुरू हो जाएंगे बेटा। और असली सवाल पेपर में आने कैसे शुरू हो जाएंगे? देखो जरा, अगर पूछ लेगा आपसे कि ये जो आपका केसरिया रंग है ये किसका प्रतीक है, क्या दर्शाता है ये केसरिया रंग, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे, 2-4 ऑप्शन होंगे, इनमें से कुछ भी होगा राइट आंसर है। तो केसरिया रंग दिखाता है बेटा जागृति, जागृति, शौर्य और साहस। इन तीनों में से बेटा कुछ भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर है, ठीक है जी। और नहीं होगा तो वो नहीं है फिर, ठीक है जी। अच्छा, ये जो बेटा सफ़ेद रंग है वो किसका प्रतीक है? ये जो सफ़ेद रंग है बेटा ये शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सफ़ेद रंग है शांति, संधि या समर्पण का प्रतीक। किसका प्रतीक है? शांति, संधि या समर्पण का प्रतीक। देखो नेता लोग सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? कभी देखा होगा कि नेता लोग ने आपने काले कपड़े नहीं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। क्या बोलते हैं कि नेता लोग बोलते हैं कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हम लोग बहुत शांति प्रिय है। लेकिन भैया जो सबसे ज़्यादा दंगे करवाते हैं ना, सबसे ज़्यादा दंगे करवाते हैं नेता। आप बोले कैसे? हमने तो कभी देखा नहीं नेता को मुख पटाखे मारते हुए, खुद नहीं मारता बेटा पटाखा, लेकिन जो उसका पटाखा लगता है ना बेटा, उस पटाखे से करियर भी बर्बाद हो सकता है, ठीक है जी। मान लो मनीषा बन गई, क्या बोलते हैं? मान लो मनीषा क्या बन गई? मनीषा बन गई, अरे एमएलए तो कहाँ बनेगी, मनीषा बन गई डीसी। मनीषा डीसी बन गई
तो जैसे ही मनीषा डीसी बन गई है, नेताओं की सुनी नहीं रही है। नेता मतलब कि गांव पंचायत का प्रधान नहीं होना चाहिए, एमएलए तो होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये नहीं कि हर कोई चलाएगा डीसी, डीसी कोई छोटी बड़ी पावर नहीं है। तो भैया हुआ ये, क्या हुआ कि इसने डीसी सबकी नेताओं की सुनना बंद कर दिया। और नेता लोग क्या कर देंगे, ऐसा तो बोल नहीं पाएंगे कुछ सामने, वो क्या करेंगे बेटा, वो अपने 4-5 लोगों को बोलेंगे कि भाई बाहर जाओ और इसके ऑफिस के बाहर नारे लगा दो, कोई कंप्लेंट लेके जाओ कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। फिर तुम लोग, फिर अगर ये नहीं सुनेगा तुम लोग मेरे पास आना, मैं मुख्यमंत्री को फ़ोन करके इसकी बढ़िया झाड़, इसकी बढ़िया सेटिंग ट्रांसफ़र करा देता हूँ। ये सीनेरियो रहता है बेटा सबसे पहले। अभी की बात है, लेटेस्ट पिछले साल की बात है, मैं रेणु का परफॉर्मेंस के लिए पिछले साल की बात है, मतलब 2022 के आसपास की बात है। तो रेणु का परफॉर्मेंस के लिए मैं अप्लाई करने गया था सुबह ना, कि भाई मुझे वहाँ अप्लाई करना है और जो भी मेरा परफॉर्मेंस रहती है उसके लिए अप्लाई करना है। तो बिंदल जी उस टाइम एमएलए थे, बिंदल जी उस टाइम क्या थे, एमएलए थे। तो सुबह की बात है, तो लोग शिकायत लेके गए कुछ, तो उसने फ़ोन किया कि डीसी को किया या वीडियो को किया मुझे ये याद नहीं है, लेकिन उसने फ़ोन किया, मतलब ऑफिसर था कोई, हाँ जी आपको दिखता नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है क्षेत्र में, ऐसा नहीं हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और डीसी की ना हाँ जी और ना जी में जवाब दे, डीसी था कि वीडियो था मुझे नहीं पता कौन था, हाँ और ना में जवाब दे रहा। डरते हैं, क्यों डरते हैं, केवल और केवल ट्रांसफ़र की वजह से, बाकी डर नहीं है। ट्रांसफ़र कर देंगे, और ट्रांसफ़र अगर कर दी तो कितना हो जाएगा, इनके बच्चों का खर्चा इतना लगता है, जहाँ ये पढ़ा रहे हैं फिर इनके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, कहीं इनको दूर ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, आधी सैलरी फिर इनको वहीं लगी गाड़ियाँ गुड़ियों में। तो ये बोलते हैं कि यार कुछ नहीं, कर ले यार काम फालतू में, अब समझ रहे हो। तो ये रहता है। सफ़ेद रंग किसका होता है, देखो शांति आजकल कम ऑप्शन में आता है, शांति कम ऑप्शन में आता है, समर्पण ज़्यादा ऑप्शन में आता है। और बहुत बार देखा गया आजकल समर्पण ऑप्शन में आता है, क्योंकि शांति सबको पता है। अच्छा, हरा रंग किसका प्रतीक है बेटा, हरा रंग प्रतीक है बेटा हरियाली और खुशहाली का। हरा रंग प्रतीक है बेटा हरियाली और खुशहाली का। हरा रंग किसका प्रतीक है बेटा, हरा रंग साइन है बेटा हरियाली और खुशहाली का। उसके बाद आपको एक पता और होना चाहिए बेटा कि ये जो सफ़ेद रंग है ना, इस सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच जो है एक गोल गोल होता है, जिसको बोलते हैं बेटा चक्र। क्या बोलते हैं, चक्र। लेकिन इसका असली नाम क्या है, अशोक चक्र। तो सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच बेटा एक अशोक चक्र होता है बेटा, जिसमें कि 24 तीलियां होती है। लिख लो, सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है, जिसमें 24 तीलियां होती है। लेकिन अगर पेपर में सवाल पूछ लेगा कि ये जो 24 तीलियां हैं ये किसका प्रतीक है, ये तो ये वेरी गुड, ये प्रतीक है बेटा 24 घंटों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, 24 घंटों का। कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। आधे दिन में कितने घंटे होते हैं, तो उससे आधे दिन में 6 घंटे। अरे ठीक है जी, 24 घंटों का प्रतीक है। लेकिन अगर पूछ लेगा अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया बेटा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। कौन सा, अशोक चक्र। कहाँ से लिया गया बेटा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है आपका कौन सा चक्र, अशोक चक्र। कहाँ से लिया गया बेटा, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है आपका अशोक चक्र। कहाँ से, सारनाथ। एक बार फिर से बताओ, सफेद रंग किसका प्रतीक है बेटा, शांति, संधि। मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है। केसरी रंग किसका प्रतीक है, जागृति, शौर्य, साहस। सफेद किसका प्रतीक है, शांति, संधि, समर्पण। हरा रंग किसका प्रतीक है, हरियाली, खुशहाली। सफेद रंग के बीच में क्या है, अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी तीलियां है, 24 तीलियां। 24 तीलियां किसका प्रतीक है, 24 घंटों का। अरे आप बहुत आगे तक जाएंगे आप लोग। अच्छा, दूसरी बात, क्या आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया भी जाता है। वैसे तो हम ये बोलते हैं ना, झुकेगा नहीं साला, लेकिन एक ऐसा दिन आता है जब इस साले को भी झुकना पड़ता है। मैं शादी वाले साले की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है जी, मैं उस पुष्पा की बात कर रहा हूँ जो मूवी में था। लेकिन अभी हम झंडे की बात कर रहे हैं कि झंडे को भी एक दिन झुकना पड़ता है बेटा। और वो दिन कब है, लिखो जरा, राष्ट्रीय ध्वज को केवल राष्ट्रीय शोक के दिन, राष्ट्रीय
शोक के दिन झुका दिया जाता है। राष्ट्रीय शोक के दिन झुका दिया जाता है। शोक मतलब जब कोई मरता है, लिख लो, राष्ट्रीय ध्वज को केवल राष्ट्रीय शोक के दिन झुका दिया जाता है। कब? राष्ट्रीय शोक। और राष्ट्रीय शोक क्या? राष्ट्रीय शोक क्या? राष्ट्रीय शोक मेरे प्यारे बच्चों कोई ऐसा वैसा शोक नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई कि मैं मर गया तो मेरे लिए झुका दिया, लो दिल्ली में झुका दिया झंडा, उखाड़ के ला दे नीचे, ऐसा थोड़ी है। या फिर अब पीछे से ये टपक गई, समझो, तो झुका दिया, ऐसा थोड़ी ना हर कोई झुका दिया। राष्ट्रीय शोक, राष्ट्र का कोई बड़ा व्यक्ति मरेगा। बड़ा व्यक्ति मतलब कैसे? मान लीजिए कल के लिए खबर आई और अब न्यूज़ वालों को तो मसाला चाहिए। अभी खबर आई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हेलीकॉप्टर से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और बीच में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जहाज समुद्र में गिरा। प्रधानमंत्री समेत 7 नेताओं की, इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा और एक पायलट समेत सबकी मौत हो गई। ठीक है जी। अभी तक जहाज़ का कोई अनुमान नहीं है कि जहाज़ कहाँ है। तो अगर ऐसी खबर आए द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी महिला, हमारे देश की सबसे बड़ी एक जान है, शक्ति है, अभी खबर आई कि द्रौपदी मुर्मू ने जहर खा लिया है, स्ट्रेस में थी और मर चुकी है, तो हम तुरंत जाएंगे वहाँ पर और झंडा झुका देंगे। या खबर आएगी जगदीप धनखड़, कौन है जगदीप धनखड़? उपराष्ट्रपति। तो यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि यदि वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति या वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन के लिए झुका दिया जाता है? तो लिखो जरा, राष्ट्रीय दिन को 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। कितने दिन के लिए बेटा? 12 दिन के लिए, अगर वर्तमान की मृत्यु हो तो। अदरवाइज मैं एक ही बात कहेगा, झुकेगा नहीं साला। कितने दिन के लिए बेटा? 12 दिन के लिए। लेकिन अगर खबर आई, क्या खबर आई कि रामनाथ कोविंद, जो कि अभी बड़ी खबर सामने आई, रामनाथ कोविंद जो कि द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति थे, अचानक से कार एक्सीडेंट में बेहद घायल हुए हैं, स्थिति सीरियस थी, हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही क्या हो गया? दम तोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे? तुरंत बेटा 7 दिन के लिए झंडा झुका देंगे। कितने दिन के लिए? तो अगर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो तो राष्ट्रीय ध्वज को बेटा पूरे 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? तो राष्ट्रीय ध्वज को पूरे 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। कितने दिन के लिए? राष्ट्रीय ध्वज को पूरे 7 दिन के लिए झुका दिया जाता है। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। और अगर छोटा मोटा देश का नेता मर जाए, जैसे कि कोई मंत्री होगा दूसरे, तो लिखो जरा, अन्य के लिए 1 या 2 दिन का शोक होता है। अन्य के लिए कितने दिन के लिए? 1 या 2 दिन का शोक होता है अन्य के लिए। अदर के लिए 1 या 2 दिन का शोक होता है, ज़्यादा नहीं करते हैं। समझ रहे हो? कोई मंत्री हो गया, बड़ा मंत्री होगा, जैसे लता मंगेशकर मेरी सेलिब्रिटी होगी बड़ी, तो 1 दिन का भी कर सकते हैं। लता मंगेशकर के लिए शायद मेरे हिसाब से किया था, 1 दिन के लिए झुकाया था। ठीक है। लता मंगेशकर कौन थी? कोई भारत रत्न विजेता हो गया। समझ रहे हो? ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आए आपको? तो ये राष्ट्रीय ध्वज से क्वेश्चन थे जो पेपर में आते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग बड़े प्यार से इनको कर लोगे, पक्की बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों, संविधान के लिए, संविधान जब तीसरी बैठक हुई थी ना, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तो इस समय जो है, इस बैठक के बाद जो है अलग अलग समितियां बनाई गई थी। समितियां मतलब एक ग्रुप बनाए गए थे, कमेटियां बनाई गई थी, जैसे कि संचालन समिति, संघीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों की समितियां, ये अलग अलग समितियां, प्रारूप समितियां बनाई गई थी। इन समितियों को भी लिखवाऊंगा मैं आपको लास्ट में। लेकिन इन सब में
सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट समिति जो थी बेटा, वो थी बेटा प्रारूप समिति। कौन थी? प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति। तो लिखो जरा, तीसरी बैठक के बाद अलग अलग समितियां बनाई गई। तीसरी बैठक के बाद अलग अलग समितियां बनाई गई। अलग अलग समितियां बनाई गई। तीसरी बैठक के बाद अलग अलग समितियां बनाई गई। अलग अलग समितियां बनाई गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी बेटा कौन सी? प्रारूप समिति। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रारूप समिति, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। बेटा यहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके, ड्राफ्टिंग कमेटी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं, अगर आप मुझे कह रहे हैं, चलो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि सर हम आपको ना एक नए तरह के कपड़े पहनाएंगे, मतलब हम गिफ्ट करेंगे आपको नए तरह के, पहनाएंगे तो कहाँ यार, एक नए तरह के कपड़े गिफ्ट करेंगे जो आपने आज तक नहीं देखा। मैं बोलूँगा नहीं ऐसे नहीं यार, एक बार आप मुझे दिखा दो, मतलब एक तरह से कि ऐसे कपड़े हैं और पहनते कैसे हैं, पता चले मैंने सिर वाली जगह मैंने बाजू डाल दी, समझ लो। तो उसी तरह से बेटा नए तरह के संविधान बनाने के लिए बेटा एक कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप कमेटी। और ये जो प्रारूप समिति है ना, ये जो बेटा प्रारूप समिति है ना, ये समिति में जो है, इस समिति में 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और सातों के सातों मेंबर के जितना एजुकेटेड उस समय भारत में कोई था ही नहीं। सातों के सातों मेंबर के जितना एजुकेटेड तो भारत में बेटा कोई था ही नहीं। इतने एजुकेटेड 7 लोग, क्योंकि बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी है, संविधान का एक मसौदा बनाना है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या रखी जाएं, जिनमें सबसे जो मेन था बेटा, जिसको अध्यक्ष भी बनाया गया था बेटा, वो था BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नाम सुने हो बेटा? एक ऐसा नाम हमारे संविधान में जिसकी वजह से इस संविधान को याद किया जाता है बेटा, जिसकी वजह से आज जो दलित लोग हैं उनको हमारे समाज में जो है अव्वल दर्जा मिलता है, वो है बेटा BR अम्बेडकर। ये थे, क्या थे ये अध्यक्ष थे। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर मेरे को BR अम्बेडकर अभी मिल जाए ना सपने में, तो मैं उसको अपना गुरु धारण कर लूँ भाई, क्योंकि प्रारूप का मतलब है कि उसने संविधान को एक सिस्टमेटिक दर्जा दिया था, मतलब कि सिस्टम से बनाया था कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, समझ लो। कि जैसे मान लो कि मैंने ये घर बनाया है, मुझे इस घर का नक्शा दिया गया बनाने के लिए, और मैंने ये घर का नक्शा बनाया है। अब बनाया तो मिस्त्री ने, खैर ये इसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन नक्शा तो मैंने दिया ना। अब मैं ये पहले ही सोच के रखूँगा कि आने वाले टाइम में अगर आगे रोड बनेगा तो कहीं ये घर उखड़ेगा तो नहीं, तो मैं निचले वाले कमरों की सेटिंग कैसे करूँ। अगर नीचे कभी किराएदार आ गए तो उनके लिए किचन के लिए जो कभी बनाना ही पड़ेगा इमरजेंसी में, तो कैसे बनाऊंगा। कहीं मुझे डबल बेडरूम की सेटिंग करनी पड़े, किचन की सेटिंग करनी पड़े, तो वो नक्शा मैं बनाऊंगा। तो उसी तरह से बनाया था BR अम्बेडकर ने। यहाँ तक सोच रखा था बेटा कि अगर आगे आपातकाल लग गया, अगर आगे आपातकाल कभी लग गया, और लगा बेटा 3 बार आपातकाल लगा हमारे देश में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तो बहुत बार, 3 बार अगर आगे आपातकाल लग गया तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो उसके बारे में उसने सब कुछ लिखा हुआ था, पूरा मसौदा, पूरा प्रारूप उसने तैयार करके दिया था। कि उसको पता था कि अगर अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया तो राजपूत जो है दलित लोगों के साथ बहुत बुरा अभी भी करते हैं। उसको पता था कि अभी भी हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है ना, वो अंग्रेजों की, क्योंकि वो खुद दलित था, कि अभी भी अगर हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है तो वो अंग्रेजों की वजह से है, और अगर चले गए फिर तो फिर हमारे ऊपर और ज़्यादा राज करेंगे ये लोग। तो उसने उसके लिए भी, दलितों के लिए, इसलिए उसको दलितों का मसीहा बोलते हैं, ठीक है। आधुनिक मनु बोलते हैं उसको, मनु। आजकल के जो वकील है ना, वकील,
जितना मर्जी बड़ा वकील हो बेटा, इतना पढ़ा लिखा था कि सारे वकील उसकी किताबें पढ़ते हैं, सारे वकील उसकी किताबें पढ़ते हैं, बिल्कुल सॉरी उसकी नहीं बोलना चाहिए, उनकी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। पता चले कभी किसी ने क्लिप करके जो है आगे कर दिया ये बोल रहे हैं, समझ, ठीक है। तो उनकी किताबें पढ़ते हैं बेटा, पैर पकड़ते हैं उनकी किताब, अगर होते राज तो पैर पकड़ते हैं उनके सब लोग, क्योंकि ऐसे कानून ऐसे नियम उन्होंने बनाए संविधान में हमारे कि लोग आज भी उनको मानते हैं। B.R. अम्बेडकर, तभी तो लोग नारे लगाते हैं जय भीम जय भीम। बेटा B.R. अम्बेडकर छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। वैसे तो बेटा वो गरीब परिवार से नहीं थे, उनके बाप भी और उनके दादा भी दोनों ही सेना में भर्ती थे। वो उस समय की सेना, जो अंग्रेजों की सेना भर्ती है, दोनों गरीब नहीं थे, लेकिन फिर भी यार कास्टिज्म ज़्यादा था तो उनके साथ बहुत अत्याचार होता था, तो उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। और वो सबसे पढ़े लिखे थे बेटा, जितने भी उस टाइम नेता थे ना उनमें सबसे पढ़े लिखे वही थे, इसलिए उनको संविधान का प्रारूप तैयार करने को दिया था। देखो प्रारूप जो तैयार किया था ना, पहले जो प्रारूप तैयार किया था बेटा वो किया था B.N. राव ने, यानी कि जो B.N. राव जो संविधान का संवैधानिक सलाहकार था ना, संविधान का संवैधानिक सलाहकार था B.N. राव। B.N. राव ने, पेपर में आएगा संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, लिख लो अपने पास, B.N. राव संविधान का संवैधानिक सलाहकार था। और संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, B.N. राव। पेपर में सवाल आता है ये। भारती जी पानी पिला दो जी, पता चले कभी में खत्म हो गया। B.N. राव बेटा, लो बेटा। B.N. राव क्या था, संविधान का संवैधानिक सलाहकार था। कौन था, संवैधानिक सलाहकार। तो उसने पहले प्रारूप तैयार किया था, उसने संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, B.N. राव ने। लेकिन बाद में इसमें कुछ नई चीज़ों के लिए इसका पूरा का पूरा मामला जो है B.R. अम्बेडकर को सौंपा गया और इसको अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था B.R. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था बेटा, अगर पूछ लेगा प्रारूप समिति का गठन कब होता है तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था बेटा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था बेटा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगर पूछ लेगा प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी, तो बेटा इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी, कब की थी, इसने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कब की थी बेटा, इसने पहली रिपोर्ट पेश की थी 4 नवंबर 1947 को, 4 नवंबर 1947 को, 4 नवंबर अगस्त सितंबर, हाँ लिख लिया भाई, लिख लो 4 नवंबर 1947 को इसने अपनी ठीक है, हो गया भाई, ठीक है डन। 1947 ही है ना, चलिए 4 नवंबर 1947 को इसने पहली रिपोर्ट अपनी पेश की थी। और बेटा यही वो दिन है जब हमारे देश का संविधान पहली बार पढ़ा गया। लिख लो अपने पास, अगर आपसे पूछ लेगा कि भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, तो मेरे प्यारे बच्चे भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा था, भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, तो भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, यही वो 4 नवंबर का दिन था जब भारत का संविधान जो है पहली बार पढ़ा गया था। पता क्या, अक्टूबर नवंबर 1948 था, 1948 से, हाँ 1947, ठीक है। इसी दिन भारत का संविधान जो है पहली बार क्या हुआ था, पढ़ा गया था। भारत का संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, 4 नवंबर 1947 को। यानी कि लिखो जरा, संविधान सभा पर संविधान पर पहला विचार, संविधान पर पहला विचार 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947 तक हुआ था।
संविधान पर पहला विचार 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947 को हुआ था। ठीक है जी। और दूसरा विचार कब हुआ था बेटा? दूसरा वाचन कब हुआ था बेटा? दूसरा वाचन कब हुआ था बेटा? दूसरा वाचन हुआ था आपका, कब हुआ था? दूसरा वाचन हुआ था आपका 15 सितंबर 1948 से 15 सितंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को, 17 अक्टूबर 1949 तक। हाँ जी, लिख लिया? बताइए जी, बताओ जी। हाँ जी बोलो। 4 से 9 1948 1948 से 1948 है। यस, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया यार। ठीक है, ये हुई थी 17 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1948। मैं सोच भी रहा था मैं क्या कुछ तो एरर है यार, मैं क्या, तभी तो मैं रुक गया था, मैं क्या कुछ तो एरर है। 15 नवंबर 1948 से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और ये दोनों डेट क्या है बेटा? ये दोनों डेटें 48 की है। हाँ याद आ गया, ये दोनों डेट बेटा 48 की है। सॉरी, लिख लो आप अपने पास। ये दोनों डेट जो है 1948 की है। 1948 को ही हमारा संविधान जो है 4 नवंबर 1948 को हमारा संविधान पहली बार पढ़ा गया था। पहली बार हमारा संविधान पढ़ा गया था। ठीक है, क्योंकि इनको ना 6 महीने का समय दिया था। मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या 3 महीने में कहाँ संविधान तैयार हुआ था? ठीक है, ये तो 6 महीने का टाइम इसमें लगा था। ठीक है, तो इनको मतलब कि 6 महीने का टाइम इनको दिया गया था कि आप प्रारूप तैयार कीजिए। तो थोड़ा सा इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा टाइम इन्होंने लगा लिया था, कुछ महीने ज़्यादा लगा लिए थे। फिर इन्होंने अपना जो है पेश किया था। अच्छा सुनो मेरी बात, क्या सुनो मेरी बात। दूसरी बार संविधान पर कब विचार किया गया था? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी बार विचार किया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी बार विचार कब किया था? हाँ जी, तीसरी बार विचार बेटा कब किया था? 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से, हाँ जी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर, आखिरी बार विचार किया गया था। ये आखिरी बार 26 नवंबर 1949 को ये लास्ट बार विचार किया था। आखिरी विचार कब किया था बेटा? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान पर आखिरी बार विचार किया गया। संविधान पर आखिरी बार कब विचार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को आखिरी बार विचार किया था। और बेटा यही वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? हमारा संविधान जो है बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। अगर पूछ लेगा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर क्या हुआ था बेटा? तैयार हुआ था। और फिर संविधान लागू हुआ। फिर संविधान में छोटी छोटी चीज़ें हमने जोड़ी थी जो मैं आपको बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया? बताइए। इसको लिखना है आपने, रिवीजन करके आना, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डन? ठीक है, और डेली आना बेटा, रेगुलर आया करो, एब्सेंट मत रहा करो, वरना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। साधुवाद साधुवाद। हाँ जी, वाचन लिखे थे। संविधान सभा पर पहली बार विचार कब किया गया? संविधान पर पहली बार विचार कब किया गया? बताओ। हाँ जी, 4 से 9 नवंबर 1948। वेरी गुड। 4 से 9 नवंबर 1948 में संविधान पर क्या किया गया? पहली बार विचार किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? अच्छा ये बताओ बेटा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। अच्छा ये बताओ, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? B.N. राव। B.N. राव। अच्छा ये बताओ, प्रारूप समिति की कुल कितनी बैठकें हुई थी बेटा? प्रारूप समिति के लिए कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो इसकी बेटा 144 के करीब बैठकें हुई थी। 144 बैठकें हुई थी इसकी। हुई थी कि नहीं हुई थी? भूल रहे हो? करवाया था मैंने कल? नहीं करवाया था। चलो कोई बात नहीं। तो हमने कल छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि हमारे देश का संविधान जो है उसमें अंतिम वाचन कब हुआ था, वाचन कब से शुरू हुआ था, और हमने चीज़ें पढ़ी थी कि हमारा जो संविधान है उसकी तीसरी बैठक में क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज के कॉन्सेप्ट मैंने सारे बताए थे, राष्ट्रीय ध्वज को कब झुकाया जाता है, क्यों झुकाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। टोटल चीज़ें हमने पढ़ी हुई है बेटा। इसीलिए अब दिक्कत आप में है, रिवीजन आपको करना है। ठीक है, मैं आपको हर बार एक चीज़ बोलता हूँ कि हम आपको सिर्फ एक ग्राउंड दिखा सकते हैं, उस ग्राउंड में किसको दौड़ना है? आप लोगों को। अगर आप तेज दौड़ोगे तो तेज पहुंचोगे, आराम से दौड़ोगे आराम से पहुंचोगे, समझ लो। मॉडरेट दौड़ोगे तो आराम से पहुंचोगे, नहीं दौड़ोगे तो फिर दुनिया में दौड़ने वालों की कमी नहीं है, समझ रहे हो। तो अब अगली कहानी को अगर हम समझे, अगली कहानी को अगर हम बेटा समझे तो क्या समझे? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर क्या हो गया था बेटा? तैयार हो गया। 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया। सुन लीजिए मेरी बात, लिखना सॉल्यूशन नहीं है निशु बेटे, लिखना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? समझना। लिख तो आप लेंगे ही, इतना तो मुझे विश्वास है। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को हमारे 1949 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। कब तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान क्या हो गया? तैयार हो गया। तो बेटा जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ ना, जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ तो फिर दूसरे जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि हाँ भाई अब क्या किया जाए, संविधान तो बनकर तैयार हो गया। कहते क्या किया जाए? कहते एक काम करते यार, क्यों ना नवंबर चला गया, नवंबर के सिर्फ 4 दिन बचे हैं, इसके बाद क्या आएगा? दिसंबर आएगा। और दिसंबर में भी कहते 31 दिन होते हैं, 31 और 4 35 दिन हो गए। फिर तो अगला नया साल आएगा, और नया साल आएगा 1950 का। कहते नए साल से क्या है? कहते नए साल से तो कुछ नहीं है। इस नए साल में जो पहला महीना है ना, जनवरी में एक तारीख है 26 तारीख, इसी तारीख को हम अपने देश का संविधान लागू करते हैं। कहते इसके पीछे क्या रूल है भाई? कोई लॉजिक है क्या 26 जनवरी को? कि भाई भूल रहे हो आप लोग, 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में हमने ठाना था कि हम अपने देश को आज़ाद करवा के रहेंगे। 26 जनवरी 1930 से लेकर हम आज तक स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम 1-2 महीने वेट कर ले और नवंबर चला गया, दिसंबर बचा, लो जी मुंह पे जनवरी आ गई। कहते ठीक है, आप कहते हो तो हम 26 जनवरी को ही अपने संविधान को लागू करते हैं। क्या दिन है? 26 जनवरी आया, और 26 जनवरी 1950 को बेटा हमने क्या कर दिया? अपने देश का संविधान क्या कर दिया बेटा? लागू कर दिया। क्या कर दिया? अपने देश का संविधान क्या कर दिया? लागू कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ
तो ये संविधान दुनिया का, आई एम नॉट ओनली सेइंग अबाउट एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना हमारे देश का। लिखित संविधान समझते हो, जिसमें हर चीज़ लिखित रूप में होती है, जिसमें हर चीज़ कैसी होती है, लिखित रूप में होती है। मैंने आपको परसों ही बताया था, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनाने कहते साइन करो लिखित रूप में, समझ रहे हो। अगर आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए तो क्या करो, साइन करो भाई, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखो, बढ़िया, समझ रहे हो। बताइए जी, अगर आप क्या है, अगर आप जो है बीमार है और आप जो है किसी कारणवश अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, क्या दो, यहाँ पर लिख के दो कि आप बीमार है, एप्लीकेशन दो, या फिर और एब्सेंट प्रेजेंट आपकी लगा देंगे, कैजुअल लीव दो, समझ रहे हो। लिखित, हर चीज़ लिखित में है, इतनी लिखित में कहीं भी नहीं है चीज़, और लिखित में होनी भी चाहिए। यहाँ पर बेटा लोग बदल जाते हैं सेकंडों भर में, समझ रहे हो। तो खैर विवाद हो जाएगा अगर हमने बोलना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि हमारा जो संविधान है बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर पेपर में सवाल आएगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, अब लिख लो आप लोग, फटाफट लिख लो। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। या फिर एक काम करो, छोड़ो, मैं लास्ट में लिखवा दूंगा आपको, कोई बात नहीं, लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, हमारे भारत का है। दूसरी चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि हमारे जो देश का संविधान है बेटा, हमारे जो देश का संविधान है, इसकी खास बात यह है कि ये संविधान जो है कठोर भी है। हमारे जो देश का संविधान है ये कठोर भी है और लचीला भी है भी भारतीय। सुना है आपने कठोर और लचीले संविधान के बारे में? बेटा हमारे देश का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो कठोर संविधान वैशाखा जी किसको बोलते हैं बेटा, पता है आपको? नहीं पता है? देखो सुनो मेरी बात, कठोर संविधान ये एक ऐसा संविधान है बेटा जिसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। अब संशोधन क्या होता है, हालांकि स्पेशल आपके पॉलिटी में टॉपिक बनेगा संशोधन का, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट में दे देता हूं कि मान लीजिए यार आपको ऐसा लग रहा है कि संविधान निर्माताओं ने कुछ चीज गलत बनाई है जो कि अब आज हम लोगों को खल रही है, जो कि आज हम लोगों क्या हो रही है, खल रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप अकेले नहीं कर सकते बेटा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बहुत सारे लोग मिलेंगे और सरकार से क्या करेंगे कि भाई इसमें इसको ठीक कर दो, फिर सरकार उसको ठीक कर सकती है। वो कठोर संविधान नहीं है बेटा, उस संविधान को हम बोलते हैं लचीला संविधान। क्या बोलते हैं? लचीला संविधान, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन कठोर संविधान मेनली ऐसा संविधान है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। जो चीज पुराने समय से आ रही है, जो चीज पुराने समय से चल रही है, उसको चलने दो। अच्छी है बुरी है वो डिसाइड आप लोग नहीं करेंगे। ये कौन सा है? ये कठोर है। तो हमारा दोनों तरह का है, हम ठीक कर भी सकते हैं और ठीक नहीं भी कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो नितिन जी मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि अगर पेपर में आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे देश का संविधान तैयार हुआ, तो अगर आपसे पूछ लेगा कि हमारा संविधान कितने देशों को फॉलो करके लिया गया है, तो हमने जो है अपना संविधान जो है 60 देशों से लिया है। 60 देशों के संविधान को स्टडी करके B.R. अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधान की स्टडी की है, फिर वहाँ से अच्छी चीज़ें जो है हमने पिकअप की है जी। अब सुनो मेरी बात, दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, आपसे एक चीज़ पूछ लेता है बेटा, मूल संविधान। क्या पूछ लेता है?
मूल संविधान क्या पूछ लेता है आपसे? मूल संविधान आप लोगों से पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? मूल संविधान। पहले तो आप ये समझिए कि ये मूल संविधान क्या होता है। बेटा मूल संविधान हम उस संविधान को बोलते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो मैं समझा रहा हूं आपको कि अगर आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, लेकिन आपके लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इसके लिए एक शब्द आएगा, क्या आएगा? मूल संविधान, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में बेटा अगर पूछ लेगा कि कितने आर्टिकल थे बेटा, तो मूल संविधान में बेटा कितने आर्टिकल थे? तो इसमें थे बेटा 395 आर्टिकल। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। अगर पूछ लेगा अब कितने हैं, या फिर पूछ लेगा उपधारणाओं के आधार पर, तो मेरे प्यारे बच्चों उपधारणाओं के आधार पर कितने हैं? कितने बेटा? 448 उपधारणाओं के आधार पर। उपधारणा मतलब अनुच्छेद ए, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, इनको मिलाकर। इतनी बात आपको समझ नहीं? अगर आपसे पूछ लेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, क्या पूछ लेगा? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां समझते हो बेटा? अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। जब आप सुबह उठते हो तो आप क्या करते हो बेटा? अपने पूरे दिन भर का आप शेड्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कि मैं अभी उठूंगी, फिर उठने के बाद मैं चाय पीऊंगी, चाय पीने के बाद मुझे 9 बजे वहाँ जाना पड़ेगा, 11 बजे वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारे संविधान में बनाई गई है अनुसूचियाँ। क्या बनाई गई है? अनुसूचियाँ। अनुसूचियों में क्या बताया गया बेटा कि भाई इस लिस्ट में, इस शेड्यूल में हम जो है किसी के भत्ते देंगे, इस शेड्यूल में शपथ करवाएंगे, इस शेड्यूल में राज्यों का शेयर होगा, केंद्र का शेयर होगा। इस तरह से मिलाकर हमारे 12 अभी अनुसूचियाँ हैं। लेकिन पूछ लेगा कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी, तो बेटा मूल संविधान में बेटा हमारी 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। पूछ लेगा अब कितनी है भाई? ईबी कितनी है भाई? ईबी आपकी 12 अनुसूची है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पर पूछ लेगा सूचियाँ कितनी है, तो सूची बेटा 3 है। सूची तो हमारे पास 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। सूचियाँ 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अनुसूची हमारे कितनी है? 12 है। अगर बेटा आपसे पूछ लेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, हैं बेटा? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो बेटा मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब कितने बेटा? कहते अब 11 है। अब 11वां कौन सा जुड़ा है? शिक्षा का अधिकार। स्पेशल मौलिक कर्तव्य में टॉपिक कराऊंगा आपको। शिक्षा का अधिकार जुड़ा है। शिक्षा का अधिकार जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है, जो कि कब जुड़ा है बेटा? 86 अमेंडमेंट, 86वां संवैधानिक संशोधन। 86वां संशोधन हुआ था, ठीक है जी। 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब हुआ था बेटा? 2002 में। शिक्षा के अधिकार को जो है, एक तो इसको आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है, और एक इसको जो है मौलिक कर्तव्य, इसको 11वां बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, जब उस टॉपिक पर पहुंचेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। अभी हम रंग में भंग नहीं डाल सकते, ठीक है भाई? नाक में उंगलियां मत डाल बेटे, ठीक है? हैं? ऐसे ही निकल जाएंगे बाहर ग्लेशियर, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? लाखों बच्चे देखेंगे आपको आने वाले टाइम में, समझ रहे हो? हैं? ढक्कन। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर आपसे पूछ लेगा कभी सवाल, क्या पूछ लेगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, वैसे तो 1934 में एम.एन. राय के, मेरे ध्यान आया, एम.एन. राय का विचार था कि संविधान होना चाहिए। 1934 की बात है ये, ठीक है? मतलब विचार आया था उसका, उसके कि भी संविधान भी होना चाहिए। लेकिन इसका आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में पूरा में। अभी समझो मेरी बात। मैं कहाँ था यार?
हाँ, जब संविधान लागू हुआ, अगर पूछ लेगा उस समय हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मेरे प्यारे बच्चे उस समय मौलिक अधिकार थे हमारे पास कितने थे? उस समय संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। अगर पूछ लेगा अभी कितने बेटा, अभी हमारे पास 6, क्योंकि एक हटाया गया बेटा संपत्ति का अधिकार। अब उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसको एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार बनाया गया। उसको कहाँ रखा गया है, उसको क्यों रखा गया है, ये अगला, इसके बाद तुरंत मौलिक अधिकार का टॉपिक आएगा, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया जाएगा बेटा। अभी आप इसी को इतना लिखो सिंपल कि कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। अब कितने बेटा? 6 मौलिक अधिकार है। समझे कि नहीं समझे? एक चीज़ और यार, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया था। क्या बताना भूल गया था? भाग। मूल संविधान में कितने भाग थे बेटा? जब संविधान बना था उस टाइम कितने भाग थे? उस टाइम 22 थे बेटा। अब कितने हैं? अब है बेटा 25 भाग। अब कितने हैं? 25 पार्ट है। भाग मतलब मैंने बोला इस भाग में आप राज्य का शेयर रखो, इस भाग में आप नागरिकता रखो, इस भाग में आप लोग जो है किसको रखो? भाषाओं का रखो। तो अलग अलग काम दिए गए ना, तभी तो काम चलेगा देश में, जब शेड्यूल सब लोग बनाएंगे अपना। तो 22, अब कितने भाग? अब है भाग 25। दूसरी बात बेटा, सुनो मेरी बात। क्या सुनो? हमने एक चीज़ पढ़ी थी अभी पीछे से, तीसरी बैठक के बाद संविधान सभा ने छोटी छोटी समितियां बनाई थी, जिनमें एक थी प्रारूप समिति। एक क्या थी? प्रारूप समिति। तो आरती की बहन भारती, फटाफट से बताओ प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहां से एक सवाल और आएगा आपके लिए। एक और समिति बेटा, एक और समिति है, उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है, आपसे पूछ लेगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति। तो बेटा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जी। राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड यार, ये बच्चे तो बड़े तेज यार, तुम लोगों का रिटर्न निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता। कहाँ से पढ़ा था बेटा? पहले पढ़ा? आपने मुझसे पहले पढ़ी पॉलिटी? आप तो कह रहे कि आपने एक बार भी नहीं पढ़ी। पढ़ी है, वेरी गुड। भारती नहीं पढ़ी है पहले? हैं? नितिन ने पढ़ी है? सुनो मेरी बात, नितिन ने पढ़ी भी होगी तो भी भूल गया होगा, समझे? ढक्कन ने। अभी सुनो मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर पूछ लेगा प्रक्रिया नियमन समिति, प्रक्रिया नियमन समिति ये भी एक समिति थी। प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है जी। प्रक्रिया नियमन समिति ये भी राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक और समिति बेटा आपके पेपर में जो आती है, उस समिति का नाम है, लिखो जरा, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे बेटा? कौन थे बोलो? इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी। एक और है बेटा संघीय शक्ति समिति। ये समिति है बेटा, संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? हाँ जी, वेरी गुड, इसके भी नेहरू जी थे। एक और है बेटा प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति बेटा, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और समिति थी बेटा, एक और समिति थी, एक और समिति थी जो पेपर में आती है, वो है आपकी, कौन सी समिति है? वो है आपकी क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों संबंधित समिति। मौलिक अधिकारों संबंधित, ये एक छोटी उप समिति थी, ये मौलिक अधिकारों संबंधित उप समिति। इसके अध्यक्ष थे बेटा सरदार पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बेटा ये जो आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित जो आपके कॉन्सेप्ट थे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं आपके। सॉरी, मौलिक अधिकार नहीं यार, संविधान सभा से लेकर संविधान कैसे बना है,
संविधान किस तरह से बना है। हमारी 3 क्लासें हो गई है, एक टॉपिक को हमने 3 दिन पढ़ाया है। अब इसको तसल्ली से आप लोग पढ़ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। इसके बाद हमारा मौलिक अधिकार वाला टॉपिक आएगा, मौलिक कर्तव्य आएंगे, फिर हमारी संसद आएगी, फिर हमारा राज्य विधानमंडल आएगा, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा। धीरे धीरे हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये टॉपिक मेरी तरफ से आपका ख़त्म है बेटा, ठीक है, ठीक है। ला 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 ला। तो भी भाई अब बंद हो जा।